जय हिंद एवरीवन। ठीक है, अब हम लोग रेस्पिरेशन के अगले पार्ट में जाने वाले थे जिसका नाम था तुम्हारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जिसमें हम लोग को पढ़ना था एनारोबिक पढ़ना था और तुम्हारा एरोबिक पढ़ना था। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी चीज हमने रेस्पिरेशन में पढ़ रखा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट अगर हम उसे रिवाइज कर लेंगे तो फिर हमारे लिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखो, जब हमने रेस्पिरेशन चैप्टर की मतलब किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक की स्टार्ट की थी, तब हमें पता चला था कि यार रेस्पिरेशन बेसिकली तुम्हारा एसिमिलेशन ऑफ फूड में मदद कर रहा है, कि वो जो फूड है वो हम उसको एब्जॉर्ब करके अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तो हमें मालूम है कि हमारी बॉडी फूड को एसिमिलेशन दो तरीके से करती है। या तो वो अपना एनर्जी सोर्स के लिए कर रही है कि उसको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ले पा रही है, या फिर बॉडी की ग्रोथ के लिए, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ कहीं भी रिपेयरमेंट हो रहा है तो वो चाहिए उसको वो करना है। और हमें मालूम है एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयरमेंट, इन सब के लिए आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए। और एनर्जी का सोर्स आपको कहाँ से मिलता है? आपको फूड से मिलता है। तो जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हो, डाइजेस्ट करने के बाद आप उसको जब एब्जॉर्ब करते हो, तो एब्जॉर्ब करने के बाद आप एसेसिमुलेट करने की कोशिश करते हो। कि एसेसिमुलेट करने का मतलब कि आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसको ग्रोथ और रिपेयरमेंट के यूज में लेकर आना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो? रेस्पिरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। तो हमें मालूम है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जब भी हम करते हैं, बेसिकली हम उसको फूड को क्या करते हैं, फूड को हम लोग और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब फूड को और तोड़ते हैं। लेकिन जब हम फूड को तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि फूड को हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि हम लोग इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न कर रहे हैं, स्लोली स्लोली बर्न बर्न कर रहे हैं। तो जब हम इसको स्लोली स्लोली बर्न करते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं एटीपी उसको स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर कर लेता है। तो अगर मैं तुमको रेस्पिरेशन की एक सिंपल जो हमने कल पढ़ा था, अगर एक केमिकल इक्वेशन लिखने के बताने करूं, तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फूड ले रहे हैं, फूड लिख सकते हैं या तो फ्यूल ले सकते हैं, उसके साथ साथ चाहिए हमको ऑक्सीजन कि ताकि तुम्हारा फूड क्या हो सके, ऑक्सीडाइज हो सके। और ये जैसे ही चीजें हो जाएंगी तो इसके साथ साथ तुम्हारा निकलेगा CO2 निकलेगा और तुम्हारा वाटर निकलेगा और तुमको मिलेगी एनर्जी, मिलेगी क्या मिल जाएगी, एक एनर्जी मिल जाएगी। तो वो फूड क्या है? वो तुम्हारा फूड ग्लूकोज भी हो सकता है, वो फूड तुम्हारा प्रोटीन भी हो सकता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फैट भी हो सकता है। लेकिन अभी हम एरोबिक और एनोरोबिक कंडीशन में एनर्जी का जो सोर्स होता है, जो हम एनर्जी में जिस चीज को कन्वर्ट करते हैं, वो होता है तुम्हारा ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, और जब हम बर्न करेंगे तो उसमें जो वेस्टेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, तुम्हारा CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा, और उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी फूड अगर जैसे मान लो कि ग्लूकोज है ये सब है, तो वो तुम्हारे सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो सेल के अंदर से तुम्हारी एनर्जी निकल रही है, तो जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी आपकी निकलती है, उस एनर्जी को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर कर लेते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कैसे स्टोर करते हैं। तो देखो, जब भी हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर ऑलरेडी तुम्हारा एडीबी मौजूद होता है। क्या होता है? सेल के अंदर तुम्हारे एडीबी मौजूद होते हैं। और जब भी हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो उसमें हमको एनर्जी और मिलती है। तो जब हमें एनर्जी और मिलती है तो हम उस एनर्जी की हेल्प से एक फॉस्फेट ग्रुप को और जोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एडीबी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिली है? ये एनर्जी मिली हमको रेस्पिरेशन से मिली है। तो ये जो एनर्जी आती है ये इस फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ देती है। तो अगर मैं एडीबी का फुल फॉर्म बोलूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब कि इसमें दो फॉस्फेट हैं, ठीक है, ये चीज है। और जब पे एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो इसी जगह की जगह आ जाएगा क्या जाएगा? ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। और अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स किसके पास है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन होल्ड करता है, तो वो है तुम्हारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये है तुम्हारा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब देखो बात क्या है, जो हमारा सेल है, सेल जो है वो हमारा एडीपी को इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल करता है? एडीपी को इस्तेमाल करता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो हम उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जब हमको सेल को फिर से एडीपी की जरूरत होगी तो फिर हम उसको मतलब क्या कहते हैं वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके फिर से एडीपी बना लेंगे। मतलब कि क्या चीज है, एक बार हम उसी चीज को एडीपी बना रहे हैं, एडीबी से एटीपी बना रहे हैं और एटीपी से एडीबी बना रहे हैं।
मतलब कि जब हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती थी तब हम उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती थी तब हम लोग उसको एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इसी इंटरचेंजेबल को जो लॉन्ग ऑन होता चला जा रहा है एक के बाद अगेन एंड अगेन, इसी को हम लोग बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हम जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो एडीपी का करते हैं, लेकिन जो हमारा सेल जो जिस एनर्जी को फॉर्म करता है वो करता है एटीपी के फॉर्म में करता है। तो मतलब कि क्या चीज है, ये एक तरीके का तुम्हारा करेंसी हो गया, कि मतलब जब तुम्हारे पास पैसा होता है तब तुम दुकान में जाते हो सामान खरीद पाते हो। ठीक वैसे अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपके पास एटीपी होना चाहिए, और अगर मान लो कि आपके पास केवल एटीपी है तो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ना ही जुड़ना, मतलब उसका एटीपी तो बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि आप रेस्पिरेट कर रहे हो, मतलब कि ब्रीथिंग प्रोसेस के साथ आप सांस ले रहे हो, क्योंकि अगर आप सांस नहीं लोगे तो आपके पास एटीपी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और अगर आपका एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके पास कहीं ना कहीं एडीपी की कमी हो जाएगी, और अगर एटीपी की कमी हो जाएगी तो एक टाइम पीरियड तक ही आप केवल एडीपी को यूज कर पाओगे, और बाद में फिर आपका दा एंड हो जाएगा, मतलब कि आप एक तरीके से खत्म हो जाओगे। तो मुझे बताओ अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया? अब किसी को कोई ये डाउट एक है? बार ये वाला समझा दीजिए, करेंसी क्या आपने लिखा था देखो वो समझाइए। देखो एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, करेंसी ऑफ द एनर्जी बोला जाता है। क्या? करेंसी ऑफ द एनर्जी, मतलब कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा? एटीपी देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि करेंसी ऑफ फूड, तुम्हारी करेंसी ऑफ फूड क्या है, तो तुम बोलते हो भैया इंडियन रुपी है ना? तो जब आप पैसा लेकर हम्म। जाते हो दुकान वाले के पास तब आपको खाना मिलता है। ठीक वैसे जैसे मान लो कि सेल के अंदर जब मान लो कि एटीपी, अगर एटीपी मौजूद है तो एटीपी तुम्हारा इधर से उधर जा सकता है, और जब इधर से उधर जाता है तो सेल उसको ब्रेक डाउन करके वाटर के प्रेजेंस में फिर से उसको एडीपी बना के फिर से उसको यूटिलाइज कर लेता है। मतलब कि जब जब सेल के पास एनर्जी ज्यादा आ रही होगी तब तक वो फॉस्फेट के साथ मिलकर एडीपी के साथ मिलकर वो एटीपी बनाता जाएगा। ये चीज है, मतलब कि हमारे पास जितने ज्यादा एटीपी रहेंगे उतना ज्यादा अगर हमारे पास लॉन्ग लाइफ रहेगी, मतलब हमारे पास उतनी ज्यादा एनर्जी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडीपी की संख्या ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि एटीपी के अंदर ही तुम्हारा एडीपी भी हो रखा है और तुम्हारा एक फॉस्फेट ग्रुप भी हो रखा है, ये चीज है। लेकिन अगर मेरे पास केवल मेरे शरीर में केवल एडीपी रहेगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो एनर्जी वो कैसी रहेगी, लेस एनर्जी रहेगी, मैं उतना एनर्जेटिक नहीं रहूंगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, मतलब अगर एडीपी, मतलब जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं वो एडीपी के फॉर्म में रहती है ना। एडीपी के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो तुम्हारा जो सेल है वो कौन सा मतलब एनर्जी बना रहा है, तो वो एनर्जी बनाता है एटीपी बनाता है। समझ में आ गया? एडीपी बनाता है। हाँ, हाँ। ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ और किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। ठीक है, अब मैं एक डाउट और है, एक डाउट है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस वाला। तो देखो अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये सेल दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये सेल है, ये तुम्हारा एक दो हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये तुम्हारा गोल्गी apparatus हो गया, ठीक है? और यहाँ तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये चीज हो गया। तो देखो हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम लोग उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में किस फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे एटीपी। हैं। लेकिन एक्चुअली में हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं करते। ग्लूकोज ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है कि मैं बोल दूं कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, नहीं। वो तुम्हारे एक सेल ही के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन सेल के अंदर कहाँ हो रहा है, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो जब हम ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर तो वो बनता है तुम्हारा पायरुवेट में बन जाता है। किस में बन जाता है? पायरुवेट्स में बन जाता है, मतलब कि और छोटा ग्रुप बन जाता है। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक है, तुम्हारे पास अगर अगर मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो अगर मान लो कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा ब्रेकडाउन होता है तब वो जाके तुम्हारा बनाता है दो पायरुवेट्स बनाता है। क्या बनाता है? तुम्हारा दो पायरुवेट्स बनाता है, और फिर ये दो पायरुवेट्स तुम्हारा मतलब रेस्पिरेशन में जाते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाते हैं। मतलब कि ये दो पायरुवेट्स तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा, जिसमें वो रिलीज करेगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ साथ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटीपी एनर्जी। अब मुझे बताओ ये जो प्रोसेस है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिस प्रोसेस। ग्लाइकोसिस प्रोसेस मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया पायोरेट क्या होता है? पायरुवेट्स पायोरेट। बेसिकली मतलब उसके और छोटे मॉलिक्यूल हो गए। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा अच्छा, मैंने बोल दिया ग्लूकोज कि के और छोटे हाँ मॉलिक्यूल्स। और छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड होता है, ये चीज है। हाँ ठीक है, भैया। ऐसे तुम्हारा ग्लूकोज को तोड़कर तुम्हारे पायरुवेट एसिड होता है, पायरुविक एसिड बोलते हैं इसको, है ना? तो ये पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अब मुझे बताओ और किसी को कोई डाउट है?
भैया ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन यही होता है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोसिस मतलब एक ही प्रोसेस है, ये चीज है ना। इसको ग्लाइकोसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब बताओ, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, नहीं नहीं। और एक चीज और जान लो, नहीं। जो तुम्हारा मतलब पायरुवेट्स का फॉर्मूला, तो वो तुम्हारा जो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। और ये तुम्हारा एक तुम्हारा सिंगल मॉलिक्यूल है, किस चीज का हो रखा है? ये तुम्हारा ग्लूकोज का एक सिंगल मॉलिक्यूलर वो हो रखा है। और जब ये तुम्हारा ब्रेकडाउन होता है तो तुम्हारा किस में ब्रेकडाउन होता है? तुम्हारा पायरुवेट्स में होता है। और हमें पायरुवेट। मालूम है कि पायरुवेट्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? CH3C, और तुम्हारा ये होता है COOH। और इसका जो नाम होता है वो तुम्हारा होता है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहा है? कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ होता है। भैया। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कार्बन के तुम्हारे पास 3 एटम है, हाइड्रोजन के तुम्हारे पास 4 एटम है, ऑक्सीजन के तुम्हारे पास 3 एटम है। तो यहाँ जो तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन के जो तुम्हारे हाइड्रोजन के जो 4 एटम 6 होने चाहिए, एक्चुअली में जो 2 तुम्हारे यूटिलाइज हो गए ना, वो इसी चीज में यूटिलाइज हो गए कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट्स बनाने में हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया एक तरीके से? हाँ भैया। आगे ना ये चीज है। अब देखो, अब हमें ये चीज जानना है भैया कि यार, हाँ बोलो बेटा। ये फॉर्मूला पायोरेट्स वाला एक बार फिर से समझाइए, समझ नहीं आया। पायरुवेट्स का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O C OOH। ठीक है, ये चीज होता है। ये तुम्हारा अभी चैप्टर 4 जब तुम्हारा केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब मैं तुमको बता दूंगा। जब भी हम लोग डबल बॉन्ड O लगाते हैं तो तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप होता है। और जब भी हम लोग C OOH लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, बोलते हैं क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये एक तरीके से तुम्हारा कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप का एक तुम्हारा मेंबर है। ये चीज है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया, ये जो नीचे लिखा है C=3, ये थोड़ा सी इज समझाइए। इक्वल टू थ्री का मतलब ये है कि ग्लूकोज में अगर तुम काउंट करोगे तो तुम्हारे पास टोटल कार्बन के 6 एटम है ना? कार्बन के 6 एटम हाँ है। और यहाँ अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये तुम्हारा, ये जो पायरुवेट्स के अगर तुम उसमें चेक करोगे तो उसमें तुम्हारे पास केवल तुम्हारे 3 एटम है। और हमने क्या देखा है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तुम्हारे कितने पायरुवेट्स में टूटता है? 2 पायरुवेट्स में टूटता दो। है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मैं बड़ा आसानी से 6 पा जाऊंगा। और उसमें ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई कराता हूँ तो फिर से 6 पा जाऊंगा। तो मतलब कार्बन के 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के 12 नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 2 कितना होता है तुम्हारा? 8 होता है। तो तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा जब भी कोशिश करता है एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट को कन्वर्ट करने में कोशिश करता है, तो उसमें तुम्हारे जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बेसिकली क्या करते हैं? इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो मतलब वो वहां यूज हो जाता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, 4 आ गया। हाइड्रोजन अब देखो, मतलब आज breakdown। आज जो हम, अब और किसी को कोई डाउट है इसमें? अब किसी को कोई डाउट है? अब देखो, आज हम लोग फेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज अच्छे से फेट के बारे में, मतलब कि तुम्हारी किस्मत के बारे में। किसकी किस्मत के बारे में? तुम्हारे पायरुवेट्स की किस्मत के बारे में बात करने वाले हैं। कि मतलब अगर मान लो पायरुवेट्स को ऑक्सीजन मिल गई तो हम लोग फिर मतलब क्या कहते हैं, किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा? ठीक है, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? और अगर मान लो कि तुम्हारे पायरुवेट्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मान लो कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो फिर किस तरीके का मतलब रेस्पिरेशन होगा? क्योंकि हर कंडीशन में तो हम लोग सांस लेते नहीं है। जैसे मान लो कि अगर जिस कंडीशन में सांस नहीं ले रहे तो उस समय रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उस समय भैया एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? क्या उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी आपके मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है? तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं इस बेसिस पे अगर मैं तुमको रेस्पिरेशन और उसके पायरुवेट्स के फेट की कैटेगरी में अगर तुमको रेस्पिरेशन को कैटेगराइज करूं, तो वो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो याद रखो, जब मैंने तुमको हाइड्रस पढ़ाया था तो हाइड्रस का मतलब क्या होता है? कि मतलब जिस चीज में पानी मिल रखा है, और जब मैं इसमें कभी भी एन लगा देता था तो इसका मतलब क्या हो जाता था? कि अब उसमें पानी की नो कमी है। वाटर। पानी ठीक नहीं है। वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं एरोबिक बोल रहा हूँ तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि एयर की प्रेजेंस में। लेकिन एयर की प्रेजेंस में हम लोग किस चीज की यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं? हम लोग ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं। तो मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारा एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें हम लोग एयर का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस एयर में बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन एटम्स का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम लोग फूड को ब्रेक डाउन कर सकें। और जब भी तुम्हारा किसी भी रेस्पिरेशन में एयर में तुम्हारा ऑक्सीजन पाया जाएगा और तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तो उस केस में जो भी तुम्हारा फूड होगा वो तुम्हारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। कैसा होगा? वो तुम्हारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। मतलब कि उसमें जो क्लियर वेस्टेज होता है,
केवल वही चीज निकल कर आएंगे। और क्लियर वेस्टेज क्या होता है? केवल तुम्हारा CO2 और केवल तुम्हारा H2O, उसके अलावा और भी कोई चीज तुम्हारा फॉर्मेशन नहीं होता। और जब भी ब्रेकडाउन होगा तो जो तुम्हारा एनर्जी बनेगी वो तुम्हारे टॉप लेवल की एनर्जी बनेगी, मतलब कि उसमें तुम्हारे एटीपी के मॉलिक्यूल्स तुमको ज्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। तो एरोबिक का मतलब ये होता है। और अभी अगर एक केवल हिंट दे दूं तो एनारोबिक का मतलब होता है कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें मतलब कि बेसिकली तुम्हारा ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिली तुमको एयर में, तो मतलब तुम रेस्पिरेशन तो यहाँ भी कर रहे हो, फूड को यहाँ भी तुम डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा जो मतलब वेस्टेज है CO2 और H2 तो बन रहा है, लेकिन जो तुम्हारी एटीपी करेंसी उतनी नहीं बन पा रही जितनी तुम्हारी एरोबिक में बनती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया। तो फिर अब चेक करते हैं कि भैया एक्चुअली में फिर जो आपका फूड है वो फिर कितनी एटीपी एनर्जी बना रहा है। तो हमें मालूम है कि ये तुम्हारा जो भी है, चाहे मैं एरोबिक लिखूं चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखूं, ये सारे तुम्हारे सेल के अंदर हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि हम लोग फूड किससे बनाते हैं? ग्लूकोज से बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ जाएगा मुझे बताओ? ग्लूकोज पहले किस चीज में ब्रेकडाउन होगा? पायरुवेट्स में ब्रेकडाउन होगा। मतलब कि अगर मैं लिखूं इसको, अगर वन मॉलिक्यूल लिखूं कि अगर मान लो कि ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल है, तो मुझे बताओ दो मॉलिक्यूल फिर किस चीज के बनते हैं? बताओ मुझे। पायरेट। पायरुवेट्स के बनते हैं। चलो वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं कि यार ग्लूकोज तुम्हारे जो पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर। और कहाँ हो रहा है? ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बाद में यही पायरुवेट तुम्हारा क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, एक बोला जाता है क्रेब्स साइकिल, तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो क्रेब्स साइकिल की मदद से बड़े ही आसानी से तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करता है? इस फूड को मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है? वो जो तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसके साथ साथ जो वेस्टेज बनाएगा वो होगा तुम्हारा CO2 और तुम्हारा वाटर होगा। और जो तुम्हारे एटीपीज बनाएगा वो टोटल एटीपीज के जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो होंगे तुम्हारे टोटल 38। कितने होंगे? टोटल 38। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई भी फूड एरोबिक कंडीशन में अगर तुम्हारा मतलब एनर्जी में मतलब रेस्पिरेट हो रहा है, मतलब कि जब भी एरोबिक कंडीशन होगी जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, तब उस केस में जो तुम्हारा पायरुवेट्स होगा वो तुम्हारा टोटल 38 एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि ज्यादा तुम्हारे एटीपीज को प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके साथ साथ तुम्हारे ये तुम्हारे जितने भी वेस्टेज है इन सबको भी कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो ये तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन की तुम्हारी मतलब एक क्रेब्स साइकिल्स की एक वो है। तो ये जो प्रोसेस है जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में बेसिकली एक ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको ग्लाइकोसिस प्रोसेस बोल सकते हैं। और ये जो तुम्हारा पायरुवेट्स में जो तुम्हारा एटीपी एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं क्लियर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो याद रख लो जितने भी ऑर्गेनिज्म तुम्हारे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, फिर वो चाहे एक तुम्हारा ह्यूमन बीइंग हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक कुत्ता हो, चाहे वो तुम्हारी बिल्ली हो, चाहे वो तुम्हारे जो भी जानवर हो, अगर वो तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो फिर वो हमेशा तुम्हारे एयर की प्रेजेंस पे ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनका जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, फूड से जो एनर्जी मिल रही है वो तुम्हारे ऑक्सीजन की वजह से मिल रही। तो अगर एयर में अगर उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो तुम्हारे कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि मतलब अगर कोई भी अगर एनिमल है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो फिर उसके लिए एयर का प्रेजेंस होना जरूरी। और एयर में बेसिकली क्या तुम्हारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर जो तुम्हारा फूड है जो बेसिकली पायरुवेट है वो पायरुवेट तुम्हारा एटीपी में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और अगर एटीपी में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो फिर हम इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ना तो फिर हम लोग बॉडी की रिपेयर कर सकते हैं, ना तो हम बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं, और ना ही हम बॉडी से कोई भी एनर्जी लेकर कोई भी अपने डेली फंक्शन लाइफ कर सकते हैं। फिर वो भले चाहे एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो, फिर वो चाहे स्लीपिंग साइकिल हो, चाहे फिर वो वॉकिंग साइकिल हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? और बस इतना याद रख लेना कि जो तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो तुम्हारा ग्लाइकोजन हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और जो तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है वो तुम्हारा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला ये कंसेप्ट जरूर याद रखना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक ग्लूकोज तुम्हारा पायरुवेट में टूट रहा है, वो तुम्हारा तुम्हारा हाँ वो बेसिकली क्या कहते हैं वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। देखो बात ये चीज है कि तुम्हारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से अभी भी बहुत बड़ा है।
मतलब कि उसको उतना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारा क्या करता है साइटोप्लाज्म, मतलब कि उसको हेल्प करता है कि चल ठीक है मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे साइटोप्लाज्म में भी कहीं ना कहीं तुम्हारे छोटे मोटे डाइजेस्टिव एंजाइम्स घूमते रहते हैं। तो फिर वो ग्लाइकोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, इन्हीं ग्लूकोज को उसको पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। दो मॉलिक्यूल्स में, अगर एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, अगर दो मॉलिक्यूल्स है तो चार मॉलिक्यूल्स में। और फिर क्या करेगा, फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया क्रब साइकिल्स के थ्रू, मुझे क्रब साइकिल्स के बारे में नहीं मालूम, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया फिर क्या करेगा, क्रब साइकिल्स के थ्रू बड़े ही आसानी से इन दो पायरुवेट्स को इस एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने एनर्जी सोर्स के लिए, डेली कंजम्पशन के लिए, या फिर अगर मान लो कि डेली कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा एटीपी बनती जा रही है, तो अगर बॉडी में कहीं अगर एटीपी की जरूरत होगी, फिर इन टर्म्स हो, चाहे वो ग्रोथ हो, फिर वो चाहे रिपेयरमेंट के लिए हो, वो तुम्हारी वहां इस्तेमाल हो जाएगी। और जितने भी तुम्हारे ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी तुम्हारे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो हमेशा उनको ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी रहेगी। अगर उनकी ऑक्सीजन की डिमांड लंबे समय तक खत्म हो गई, तो फिर वो तुम्हारे जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी वजह से बोलते थे ऑर्गेनिज्म which do the aerobic respiration can only be lived with the help of the oxygen। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये है तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की तुमको मैं स्लाइड दिखा दे रहा, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, फिर मैं तुमको उसके एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा। फिर जब एरोबिक एनारोबिक पढ़ा चुका हूंगा, फिर मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं प्लांट, मतलब क्या कहते हैं प्लांट के बारे में हल्का सा बताऊंगा। हल्का सा क्या, हल्का से नहीं बता, बस थोड़ा सा बताना। फिर उसके बाद एनिमल में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कहाँ किस कंडीशन में हम लोग एरोबिक करते हैं, क्योंकि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा ह्यूमन बॉडी जो होती है वो तुम्हारा एरोबिक कंडीशन करती है, मतलब कि हमको हम हमेशा मतलब ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना, हमेशा अगर हमको लाइफ टाइम जीना है। लेकिन फिर भी हम लोग काफी कंडीशन में एनारोबिक भी करते हैं। तो उस केस में क्या हमारा एटीपी के साथ ये जो तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है CO2 और वाटर, क्या इसमें जो कोई और भी वेस्टेज क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि और वेस्टेज नहीं क्रिएट हो रहा, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आओ एटीपी की हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। अभी मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? अंशु, रुद्र, आर्यन, अमन, जो जितने भी लोग हो जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। तो अभी हमने एक फेट देख ली। एक फेट क्या देख ली कि पायरुवेट्स को ऑक्सीजन मिल गई। क्या मिल गई? कि मतलब पायरुवेट को किस्मत मिल गई कि उसको सेल के अंदर ऑक्सीजन मिल गई। और जब उसको सेल के अंदर ऑक्सीजन मिली तो उसने क्या किया, बड़े ही उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड के छह मतलब वो तुम्हारे वाटर के मतलब तुम्हारे ये क्या कहते हैं वाटर और तुम्हारे एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी बनाई एटीपी के फॉर्म में? 38 एटीपी बनाई। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें आप ऑक्सीजन को यूज करते हो तो वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें आप क्या करते हो, एयर को यूज करते हो जिसमें आपके ऑक्सीजन होता है। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या पाया जाएगा कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज एज अ फूड, वो तुम्हारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। उसमें मतलब कि और भी कोई चीज फॉर्म नहीं होगी। जो तुम्हारा वेस्टेज है, वेस्टेज क्रिएट होगा, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एनर्जी क्रिएट होगी। तो वेस्टेज में क्या, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ साथ तुम्हारे एनर्जी जो क्रिएट होगी, उस एनर्जी को मतलब क्या कहते हैं हम लोग एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं कि ताकि बाद में हम लोग अपने रिपेयरमेंट के लिए, अपने इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो तुम्हारा ग्लूकोज जो तुम्हारा टूट रहा है ना एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो वो सबसे पहले ग्लूकोज तुम्हारा साइटोप्लाज्म में टूटता है। जो साइटोप्लाज्म में जब टूटता है तो तुम्हारा सबसे पहले दो पायरुवेट्स बनाता है। कितने बनाता है? दो पायरुवेट्स बनाता है। तो देखो अगर पायरुविक एसिड लिख रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल मिलाकर उनको पायरुवेट्स बोल देते हैं। लेकिन बस पायरुविक और पायरुविक एसिड अगर ऐसे भी याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रख लेना कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तुम्हारे दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिस प्रोसेस बोलते हैं। फिर जाके तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास दम आती है कि चलो ठीक है मैं इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके मैं एटीपी एनर्जी में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तब उसके पास मतलब क्या कहते हैं पावर आती है, तब ये सारी चीजें होती है। तो ये देखो अगर मैं फिर से अगर ये कल वाला अगर मैं तुम लोग को डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँ तो इस डायग्राम में यही चीज हो रहा था। ये क्या है, ये तुम्हारे सेल के अंदर जैसे मान लो कि तुम्हारी ये ऑक्सीजन जा रही है, ये क्या जा रही है, ये तुम्हारी जैसे मान लो कि ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, ग्लूकोज भी जा रहा है। तो ग्लूकोज डायरेक्ट तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं चला जाएगा। पहले क्या करेगा कि जितना भी तुमको साइटोप्लाज्म दिख रहा है इसमें वो कन्वर्ट होगा। तो अगर मान लो कि एक ग्लूकोज है तो तुम्हारा दो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में फिर वही दो पायरुवेट क्या करेंगे कि इस तरीके के जो तुम्हारे स्फेरिकल शेप में, इलोंगेटेड ओवल शेप में जो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर जाएंगे। फिर इनके अंदर तुम्हारे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये तुम्हारे दो पायरुवेट्स को तुम्हारे एटीपी एनर्जी में तुम्हारा कन्वर्ट करके भेज देता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा साइट है सेल के अंदर जिसमें अंदर तुम्हारा सच में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फॉर्म ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो हो रहा है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो बस इस चीज को याद रख लेना।
ठीक है, तो ये देखो, है ना, इसमें भी यही चीज तुमको बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मान लो कि देखो पायरुविक एसिड है ना, जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसके अंदर आएगा, तब वो जाके मतलब क्या कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन करके फिर तुम्हारा उसको कन्वर्ट करके एटीपी के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, तो वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। कुछ समय तक रह सकते हैं जब तक उनके बॉडी में एडीबी मौजूद है, एटीपी मौजूद है, लेकिन जैसे ही एटीपी और एडीबी खत्म, तो फिर तो उनको बनाने के लिए और ऑक्सीजन की जरूरत है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर उनका काम तमाम, बस सीधी बात ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, द पायरुविक एसिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू द like ATP molecules in which cell organelles of the cell। क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, इस तरीके से। और अगर उस समय अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, कम से कम 20-30 एमसीक्यूज नहीं लगा के जाओगे, तब तक तुम्हारे मतलब नंबर नहीं मिलने, क्योंकि हम लोग ज्यादातर भूल जाते हैं। और अगर मैं ऐसा ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ जो तुम्हारे लिविंग और मतलब क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो तुम्हारे बहुत सारे होते हैं ना। उसमें तुम्हारा ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, लैट, काइंड, ये सारे होते हैं, मैक्सिमम तुम्हारे ज्यादातर यही होते हैं ना। और इवन अच्छा मुझे बताओ, अच्छा जैसे मैंने बोला कि जो तुम्हारा प्लांट होता है, प्लांट जो फूड बनाता है, फूड जब भी बनाएगा तो मुझे तो फूड के लिए उसके लिए क्या किस किस चीज की जरूरत होगी, बताओ मुझे। ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट। ऑक्सीजन की जरूरत कार्बन होती है कार्बन सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, वाटर। है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, और सनलाइट की जरूरत होती है। तो जब इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू जब वो तुम्हारा फूड बनाता है, तो उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं ना। और स्टार्च के साथ क्या बनाता है वो, अपना वेस्टेज क्या बनाता है, ऑक्सीजन बना देता है, ये चीज है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस स्टार्च को तुम्हारा प्लांट यूटिलाइज कर पाएगा डायरेक्ट? नहीं कर पाएगा। तो इसका नहीं। नहीं। मतलब क्या चीज है, प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना है। क्या करना है, प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना है। और तुमको सबसे खूबसूरत बात बताए क्या चीज है, प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए, इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। मतलब कि प्लांट भी तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब कि एक बार वो ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज छोड़ देता है, लेकिन जब इसको रात में जब एनर्जी की जरूरत होती है, तो रात में फिर जो मतलब क्या कहते हैं जो ये ऑक्सीजन को लेता है, समझ में, कि ऑक्सीजन को लेता है। इसी वजह से तुमने सुना होगा कि भैया रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? भैया नीम क्योंकि के, अरे वो हाँ, तो क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में सनलाइट है नहीं, और जब रात में सनलाइट है नहीं, तो तुम्हारी इसको एनर्जी मिल नहीं पा रही है, तो फिर रात में इसको एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो फिर ये क्या करेगा, जो उसने स्टार्च बनाया है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। और कोई भी फूड ब्रेक डाउन कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब कि जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और फिर रात में फिर ये ऑक्सीजन लेने लगता है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे मत सो। एग्जैक्टली पेड़ के नीचे मत सो, क्यों? क्योंकि रात में खेल उसका उल्टा हो जाता है। तो बाद में अभी जब मैं तुमको रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ाऊंगा ना, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में तुमको यही बताऊंगा कि कैसे एक प्लांट अपने ही फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, इन द टर्म, इन लीफ में कैसे कर रहा है, स्टेम्स में कैसे कर रहा है ना, वो तुम्हारे रूट्स में कैसे कर रहा है। तो उसको मैं पर्टिकुलरली फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना, कि अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा जो प्लांट्स है, ज्यादातर प्लांट्स वो तुम्हारा रेस्पिरेशन करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं, एरोबिक में करते हैं कि या एनएरोबिक में करते हैं? तो याद रख लेना, एरोबिक में करते हैं, क्योंकि उनको भी अपने फूड की जरूरत होती है ना। और क्योंकि रात में भैया सनलाइट नहीं होती है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना, कोई भी डाउट और हो ये खुल के पूछना, क्योंकि पैसे देते हो, समझ में आ गया ना, एकदम खुल के पूछा करो डाउट, भैया ये चीज है। भैया वो रात वाला बताइए, रात में क्या होता है प्लांट मैं के साथ? जैसे मान लो कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में तुम्हारा पेड़ फूड बनाता है, और उसी समय हाँ उसको हाँ एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, वो चीज मिलती है। हाँ लेकिन रात में तो सनलाइट है नहीं, तब वो क्या करेगा, उसको फूड चाहिए, उसको फूड को डाइजेस्ट करना है ना, उसको फूड को डाइजेस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, अपने ही फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। और जब वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहा होगा, तब वो उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको मतलब डाइजेस्ट करेगा। तो मतलब क्या चीज है कि रात में तुम्हारा ये तुम्हारा जो फूड मतलब क्या कहते हैं, ये जो अपना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की लेता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेता है। तो जिसकी वजह से हम लोग को रात में सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आसपास की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, तो हमारे को घुटन होती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब मुझे पता इतना समझ में भैया आ गया कि नहीं आ CO2 गया? छोड़ता है हाँ ना। भैया समझ गया। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि अगर फूड एसेसिमिलेट हो रहा है, वो चाहे ह्यूमन बॉडी में हो चाहे प्लांट बॉडी में हो, वो तुम्हारा एरोबिक कंडीशन में ही होगा, ये चीज है ज्यादातर प्लांट में। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं वो एनारोबिक भी करते हैं, उनका एग्जांपल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, वो तुम्हारे ज्यादातर मतलब कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। मतलब उनको अपना फूड को अगर एसेसिमिलेट करना है, अपने उनको प्लांट को ग्रोथ बढ़ानी है, ये सब करना है,
या तो वो एनर्जी सनलाइट से लेते रहे, लेकिन अगर रात में उनको बढ़ना है, रात में अगर अपने आप को रिपेयर करनी है, बॉडी को रेस्ट करना है, तो अपने अपने फूड को डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। और वो जब वो डाइजेस्ट करेंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट करेंगे। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर अभी मतलब पूरा टेक्स्ट बाकी रहेगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट, बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा तो उसको भाई भी। ये रिलीज क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज? हाँ, रिलीज क्या रात में करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब वही रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये जो हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस अभी जो हमने पीछे देखा है, यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो फिर हमको धीरे धीरे घुटन होने लगती है, तो फिर हम वहां से निकल आते हैं। ये चीज है ना? तुमने साइलेंट डेंस के बारे में नाम सुना होगा, ये सारी चीजें। बताओ मुझे, और किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया। नहीं है? चलो ठीक है, आ जाओ। अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। अमन, आर्यन बताओ क्लास। भैया बी वाला, भैया बी बी वाला वाला। नहीं, क्वेश्चन व्हाट पढ़ो और इज फिर आंसर बता। respiration that use air which contains oxygen? वेरी गुड, आ जाओ आर्यन, इसका आंसर बताओ। आर्यन नहीं है क्लास में? अंशु तुम बताओ बेटा। नहीं है शायद वो अंशु भी। भी नहीं है भैया। रुद्र तुम रुद्र बताओ है। बेटा। रुद्र भी नहीं है क्लास में? है भैया। रुद्र है। रुद्र आंसर दो। चलो ठीक है, रहने दो। According to the text, अच्छा ठीक है, where पढ़ो is the पढ़ो पढ़ो बेटा energy पढ़ो। produced during anaerobic respiration is stored जो तुम्हारे in एरोबिक glucose? रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल में, एटीपी मॉलिक्यूल में, या फिर इन द फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया में? भैया एटीपी मॉलिक्यूल में है। एटीपी मॉलिक्यूल्स में। वेरी गुड, आ जाओ यश, अब इसका आंसर बताओ। ये आंसर किसने दिया था? यश ने दिया था या फिर रुद्र ने दिया था? रुद्र में। रुद्र ने दिया था, वेरी गुड रुद्र। यश बताओ इसका आंसर। The diagram shows that the breaking down of glucose during aerobic respiration begins with a process called। छोड़, रहने दे। अब जैसे Peroxide। मान ले कि डायग्राम यहाँ नहीं लिखा, डायग्राम नहीं लिखा रहता, बोल देता है मेक डायग्राम इन विच द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकिंग इन द प्रोसेस। तो मुझे बताओ वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें तुम्हारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है? Oxidation। नहीं, मैं बताऊं ये? नहीं, सोचने दो उसको। जैसे, Glycolysis। हाँ ग्लाइकोसिस है ना। तो जो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो तुम उसको क्या बोलोगे? भैया ग्लाइकोसिस प्रोसेस बोलोगे। और जैसे मैं बोल दूंगा कि यार तुम्हारा पायरुवेट्स तुम्हारा ब्रेक डाउन हो रहा है तुम्हारा तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तब तुम उसको क्या बोलोगे? कि भैया वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कब साइकिल में बेसिकली यहाँ आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, ये चीज हो रहा है एक्चुअली में, है ना? आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब यहाँ हाँ तुम्हारा हाँ। एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो क्वेश्चन तुम्हारा सिंपली पूछ रहा है कि ग्लूकोज जब भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में जब भी ब्रेक डाउन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब मुझे बताओ यश, कि जो तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस में अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल है तुम्हारा ग्लूकोज का, तो कितना मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पायरुवेट्स बनेंगे फिर? 2। दो बनेंगे। वेरी गुड, आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। How many molecules of the ATP are produced from one molecule of glucose during aerobic respiration? भैया 38। 38, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि जब भी तुम्हारा मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज तुम्हारा कन्वर्ट होकर तुम्हारा पायरुवेट में कितना बनना है। वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास अगर एक ग्लूकोज है तो एक ग्लूकोज से मेरे पास एटीपी कितनी बननी है। तो मुझे मालूम है कि पहले एक ग्लूकोज तुम्हारा दो पायरुवेट में टूटेगा, फिर ये दो पायरुवेट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे 38 एटीपी में टूटेंगे। तो इस चीज को याद रखना। और अगर मान लो कि मैं अगर क्वेश्चन को दुगना कर देता हूँ, कि मान लो कि अगर मेरे पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, तब उस केस में मेरे पास कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे बताओ? 76। 76 है ना। तो ये तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से थोड़ा माइंड बिल्डअप करके चलना। आ जाओ। अब प्रणव है तो प्रणव आंसर दे, नहीं तो फिर अंश आंसर दे। What are the final product of the complete breakdown of glucose during aerobic respiration?
pyruvate and ATP, oxygen and water, carbon dioxide, water and ATP, glucose and energy. भैया पायरुवेट पायरेट कुछ वही तो बनता है भैया, सिर्फ वही तो बनता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अमन, अब बेटा आप आंसर बताओ कि जो तुम्हारा पायरुवेट ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है एरोबिक कंडीशन में, तो उस केस What में जो are तुम्हारे the फाइनल final प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या products बनेंगे? of the complete breakdown of भैया glucose during सी वाला भैया, हमको पता aerobic चलेगा सी वाला। respiration? सी वाला कहते हैं। अब याद आ गया तेरे को, है ना? तो इस चीज को याद रख लेना, समझ में आ गया? अमन, इसका अगला आंसर नहीं बताओ भैया, बेटा। इसमें ये भैया ये भी हाँ, तो लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक हाँ, तो रेस्पिरेशन। ये क्या बोल रहा है? ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब समझते हो? तुम्हारा ग्लूकोज तुम्हारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो अभी हाफ ब्रेकडाउन हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ कि ग्लूकोज तुम्हारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो पा रहा है, तो मैं उसको हाफ ब्रेकडाउन बोलूंगा। समझ में आ गया? ये तो भाई चीज है। ये सब तो वेस्ट होता है ना, जब मतलब कार्बन क्या चीज? डाइऑक्साइड में हाँ, कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, और वाटर। एटीपी वेस्ट है तुम्हारा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो है। हाँ, हाँ, वेस्ट है ना, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो यही आ रहा है ना ग्लूकोज से। फाइनल प्रोडक्ट आ क्या तो बन रहा है सिर्फ तुम्हारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद? क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। उसमें क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि मुझे केवल वो चीज बताओ जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लूकोज से हमें काम आती है। वो ये बोला कि मुझे बताओ ग्लूकोज से क्या क्या चीजें बनती हैं लास्ट में एकदम जाके। तो लास्ट में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है, एटीपी भी बनता है। वो बात की बात है कि वो हमें याद है कि भैया ये एक तरीके का वेस्टेज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बनता तो ये तुम्हारा हाँ। ग्लूकोज की वजह से है ना, हम्म। है ना? तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे ग्लूकोज के नहीं कंसीडर करोगे इनको, हाँ हाँ। है ना? ये चीज है, इस चीज को याद रख लेना। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा अमन। What is the main reason that organisms which use aerobic respiration cannot live without oxygen? Oxygen is needed to break down. Purity पायरुवेट। oxygen is needed to make food. They cannot get energy from their food without oxygen. Oxygen is the final product of respiration. भैया इसका सी वाला हो जाएगा। सी वाला होगा, वेरी गुड। और अगर They कोई सोच रहा है ना कि cannot भैया get ए वाला energy होगा, from the तो ए वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा पायरुवेट में अगर कोई चीज टूटती है, और वो कौन सी चीज है? ग्लूकोज टूटती है, तो वो ग्लूकोज तुम्हारी टूटती है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ऐसी कोई भी कंडीशन नेसेसिटी नहीं है कि नहीं आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए तभी आपका ग्लूकोज बेसिकली पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। वो कंडीशन ये चीज है कि पायरुवेट को अगर आपको मतलब एटीपी में कन्वर्ट कराना है, तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो एक्चुअली में हम लोग अगर हम ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन ए है, वो ऑप्शन ए ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है पायरुवेट को ब्रेक डाउन, मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक डाउन पायरुवेट्स, टू ब्रेक डाउन पायरुवेट्स। अबे हाँ, टू ब्रेक डाउन पायरुवेट्स। अगर पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन करना है, तो फिर तो इसका आंसर यही होना चाहिए ब्रो, है ना? क्योंकि पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे तभी तो एटीपी बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ मुझे इसका आंसर। हेलो, तुम लोग को समझ में आ गया ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्लूकोज तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली जब पायरुवेट्स बनाता है, दो पायरुवेट्स बनाता है, तो उस समय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारे पायरुवेट तुम्हारे नहीं टूटेंगे, तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे नहीं टूटेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ पे, तब तक तुमको मतलब क्या कहते हैं एटीपी एनर्जी कहाँ से मिलने वाली? नहीं मिलने वाली ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करना है, तो हम बिना ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जो भी मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एरोबिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन नहीं, फूड जो तुम्हारा है पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, ये चीज है ना? तो देखो इसका आंसर सी भी हो सकता है। तो मतलब ए और सी दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ तुम्हारा सी लिख रखा है, तो ए और सी इसका दोनों आंसर होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ रुद्र। पढ़ बेटा। हाँ भैया। The breakdown of अरे यार हाँ, पढ़ पढ़। the breakdown of पायरुवेट। pyruvate of product carbon dioxide, water, and energy take place in which part of cell? The nucleus,
the cytoplasm, the cell membrane, the mitochondria. भैया the mitochondria, option D. द माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। अब अच्छा मान ले रुद्र, अगर मैं इस जगह पायरुवेट की जगह अगर मैं ग्लूकोज लिख देता हूँ, और इस जगह प्रोड्यूस की जगह मैं अगर लिख देता हूँ वो लिख देता हूँ, मतलब कि तेरा पायरुवेट लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पायरुवेट, तो मुझे बता फिर उस सेल के किस पार्ट में होगा? भैया सेल मेम्ब्रेन। नहीं, साइटोप्लाज्म में, cytoplasm. है ना, साइटोप्लाज्म। इस चीज को याद रख लेना। अंशु आ गया क्लास में? हाँ भैया। बताओ अंशु, इसका आंसर बताओ। What are the site of aerobic respiration within cells? हम्म, तब ये इसका होगा। चलो, एक सेकंड बता रही। What are the site of aerobic? चलो कोई बात नहीं, आर्यन तुम बताओ अगर तुम्हें आता तो। अरे भैया बता रहा। इसका भैया होगा सर द साइटोप्लाज्म। चल ठीक, कोई बात नहीं। आर्यन तू बता इसका आंसर क्या होगा? भैया आर्यन नहीं है। अमन तुम बताओ। What are the states of aerobic respiration without cell? विदाउट सेल लिखा गधे, Mitochondria. विदाउट सेल कहाँ लिखा है पे ये। कहाँ पे? within cell. देखो मैं तुमको एक साथ, हाँ बताओ इसका आंसर, बता जल्दी बता। हाँ भैया, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब मेरी बात सुनो, राइबोसोम। मैं समझ गया तुम लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो। देखो बात ये है ना कि मैंने तुम लोग को पढ़ाया है ये चीजें स्टार्टिंग से कि भैया ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, नहीं, इस चीज को तुम लोग अब भूल जाओ। ग्लूकोज एनर्जी नहीं देता तुमको, एनर्जी क्या देता है? पायरुवेट एनर्जी देता है। क्या देता है? पायरुवेट एनर्जी देता है। आप इस चीज को हमेशा याद रखोगे, ठीक है? इस चीज को याद हाँ रखना भैया। कि जो तुमको एनर्जी दे रहा है वो तुमको पायरुवेट एनर्जी दे रहा है, वो तुमको ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि यार भाई हमने तो सुना था ग्लूकोज एनर्जी देता है, तो तुम बोल देना नहीं नहीं यार, एक्चुअली में जो एनर्जी हमको मिलती है वो पायरुवेट से मिलती है, और वो हमको एरोबिक कंडीशन में मिलती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलती है, और वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वो बोलेगा कि अबे भाई हमने ग्लूकोज के बारे में सुना था, तो वो तुम बोल देना कि नहीं यार, ग्लूकोज पहले तुम्हारा पायरुवेट में टूटता है, और वो टूटा है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में टूटता है, और साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की कहीं भी डिमांड ऐसी नहीं है कि मेरे को ऑक्सीजन को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है ना? तो ये चीज है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार एक्चुअली में जो हमें एनर्जी देता है वो पायरुवेट देता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो हमारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वो तुम्हारा होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आ हाँ गया? भैया. आ गया, चल वेरी गुड। यश अब इसका आंसर बताओ। All organisms that obtain energy by aerobic respiration require a large amount of water, food, or oxygen. Of C वाला भैया. सी वाला ऑक्सीजन, चल बढ़िया, गुड। कार्तिक इसका आंसर बताओ। Well, according to the text, what happens if there is no oxygen for an organism that uses aerobic respiration? It will be able to get energy from food as usual. It will not be able to get energy from food. It will produce energy. भैया बी वाला। बी वाला है ना, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बता दो। अंश तुम बताओ बेटा। According to the test, which organism carry out aerobic respiration? Only human and dogs, only plant, most living organism including plant and animal, only insect. भैया सी वाला। सी वाला। आर्यन आ गया क्लास में? नहीं भैया। चलो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अब इसका आंसर वो बता दो, और रुद्र बताओ बेटा इसका आंसर। भैया रुद निकल गया। रुद्र भी नहीं है, चलो अंशु तुम बताओ बेटा इसका आंसर। अंशु इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन रीड करो। क्लास में कितने लोग हैं? एक मिनट रुको, जरा मैं क्लास देख ले रहा। क्लास में कितने लोग हैं? बस इतने ही लोग हैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अमन तुम बताओ बेटा आंसर। What is the common characteristics of the organism listed as example of aerobic respiration? They all eat food by McDonald's. They are all, and then they all use oxygen.
from the air to carry out respiration. भैया इसका सी वाला हो जाएगा, सी दे वाला होगा ना, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे मैमली रेस्पिरेशन करते होंगे, है ना, ये चीज है। जितने भी जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स है एरोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे, वो सारे रेस्पिरेशन के लिए एयर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, एयर से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज है। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ। The text lists several examples of animals अरे that छोड़ो ये रहने दो, perform ये कोई aer- मतलब का नहीं है, इसका आंसर बताओ तुम। Why do most plants carry out aerobic respiration? To ठीक make food, to obtain energy, to release oxygen, to get rid of carbon dioxide. भैया बी वाला, to obtain energy. टू ऑब्टेन एनर्जी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश, ओ सॉरी यश। the text states that the most living organisms carry out aerobic respiration. This means they use carbon dioxide, sunlight, oxygen of air. See, ऑक्सीजन ऑफ है ना। अब मुझे बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन में किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं होगी ना, चलो वेरी गुड। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर साइड लिख देता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो तुम्हारी एनर्जी बन रही है, वो तुम्हारी एनर्जी कितनी बन रही है टोटल? 38। 38 बन रही है ना, 38 एनर्जी बन रही है। चलो वेरी गुड। अब मैं लिख देता हूँ एनोरोबिक रेस्पिरेशन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एनोरोबिक रेस्पिरेशन लिख देता हूँ। तो याद करो, रेस्पिरेशन को तो मतलब यही है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है चाहे मैं एरोबिक लिखूं चाहे एनोरोबिक लिखूं, अगर उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी आ रही है। अब वो ये देखना है कि वो एनर्जी तुम्हारी हाई एनर्जी है या लो एनर्जी है। कि लो एनर्जी इन द सेंस कि उसके पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, या फिर उसके पास कहीं हाई एनर्जी तो नहीं है कि वो तुम्हारा 40 एटीपी की एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज है। तो अभी उसके बारे में बाद में पता करेंगे। तो अभी देखो, एनोरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि कोई भी कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन वो एयर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस एयर के इस्तेमाल में तुम्हारा ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है। मतलब कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ये चीज है। और जब भी तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो जो उसमें जो फूड होगा वो तुम्हारा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। मतलब कि वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। अब मुझे बताओ, अगर कोई खाना तुम्हारे सही से पच नहीं पाया है, तो क्या तुम उससे उतनी ताकत को एक्वायर कर पाओगे जितनी ताकत तुम नहीं उससे भैया। एक्वायर कर पाओगे जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका होगा? नहीं भैया। नहीं ना, नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है ना, वो इस वजह से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, या फिर मान लो कि उसकी उसकी स्ट्रक्चर ही नहीं है ऐसा कि वो बड़े ही आसानी से, या फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कमी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है भी तो मतलब उसके सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा नहीं हो पाता कि जिसमें वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया किसी भी चीज को जलाना है तो उसके लिए मेरे पास ऑक्सीजन की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन मेरे को मिलेगा मैं उतना ही ज्यादा मैं उस चीज को बर्न कर पाऊंगा, स्लोली स्लोली बर्न कर पाऊंगा। और जब भी कोई चीज जलती है तो वो हमको एज अ हीट एनर्जी देती है, वही हमारी एनर्जी का सोर्स होती है, ये चीज होता है। तो अगर मैंने बोल दिया कि कोई एक ऐसा जानवर है जो रेस्पिरेशन तो कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन की मदद नहीं ले रहा, तो अगर ऑक्सीजन की मदद नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि वो फूड को सही से बर्न कर ही नहीं पा रहा होगा। और जब वो बर्न नहीं कर पा रहा होगा तो इसका मतलब है कि फूड तुम्हारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा। और जब मुझे बता, जब फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो उतने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना पाएगा जितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स एक ऐसा नहीं भैया। ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन नहीं की नहीं प्रेजेंस में बना पा रहा होगा? नहीं बना पाएगा ना, नहीं भैया। ऑब्वियस सी बात है। तो वो तुम्हारा एटीपी के मॉलिक्यूल्स उससे कम बनाएगा, और वो जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है वो बनाता है तुम्हारा 2 एटीपीज बनाता है। कितने बना पाता है? वो केवल 2 एटीपी बना पाता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना। और अगर मैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के प्लांट के केस में तुम ईस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। किसका ले सकते हो? ईस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। और मैं अगर एनिमल का एग्जांपल लूं तो एनिमल के एग्जांपल में काफी सारे तुम्हारे जो यूनिसेलुलर जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो जो इनके फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट में तो इनको एनर्जी मिल रही होगी। वो एनर्जी कितनी होगी? 2 एटीपी मिल रही होगी। मतलब कि दो एनर्जी अपने, 2 एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बना पा रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये लोग वाटर भी बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या वाटर के साथ साथ ये लोग मतलब वो बना पा रहे होंगे, मतलब कि वो बेसिकली तुम्हारा तुम्हारा CO2? बताओ CO2। बताओ। नहीं भैया।
नहीं बना पाते। ये बेसिकली उसके साथ क्या बनाते हैं, ये एथेनॉल बनाते हैं। और एथेनॉल तब बनेगा जब तुम्हारा एनारोबिक कौन कर रहा होगा, तुम्हारा ये कर रहा होगा, मतलब ईस्ट, मतलब कि एक प्लांट कर रहा होगा। कि मतलब अगर मान लो कि मैं प्लांट की एक ऐसी मतलब स्पीसीज ले रहा हूँ जो तुम्हारी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, तो वो एनर्जी जो बनाएगी वो 2 एटीपी तो बनाएगी, लेकिन उस 2 एटीपी के साथ साथ वो मतलब क्या कहते हैं, एथेनॉल बनाएगी। क्या बनाएगी, CO2 की जगह एथेनॉल बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि यार एक ऐसा बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया मतलब क्या कहते हैं, वो तुम्हारा वो बना रहा है ना, कि मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया कि बेसिकली वो तुम्हारा बना रहा है, एटीपी बना रहा है, वो भी बना रहा है, लेकिन वो एथेनॉल की जगह क्या बनाएगा, वो तुम्हारा बना देगा लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड। क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो भैया एक बात मैं बताइए जरा। ये क्या बोल रहे हो बेटा, पूछ। सीओटी की जगह क्या बनाता है? CO2 की जगह तुम्हारा नहीं, CO2 भी बनाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाटर नहीं बनाता। सॉरी, मैंने CO2 बोल दिया होगा। ये तुम्हारा H2O, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन तुम्हारा ये वाटर फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि हमें है ना वाटर फॉर्मेशन नहीं करता, वाटर की जगह तुम्हारा एथेनॉल बना देता। बस बात ये चीज है। आज समझ में आ गया? अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन लिखाऊंगा ना, तो एक क्वेश्चन में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अभी देखो मैं तुमको एक चीज और बता, बस यही चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, वो भले चाहे एक प्लांट हो, फिर वो भले चाहे एक एनिमल हो, अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब कि वो अपना एनर्जी का सोर्स एक्वायर कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी का सोर्स जो एक्वायर कर रहा है वो तुम्हारा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वो जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो उसके अंदर जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें जो टोटल जो एनर्जी बनेगी वो तुम्हारी केवल 2 एटीपी बनेगी। उसके साथ साथ उसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। वाटर की जगह क्या हो जाएगा, या तो तुम्हारा एथेनॉल बनेगा, या तो तुम्हारा बनेगा बेसिकली तुम्हारा वो बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। एथेनॉल तब बनेगा जब रेस्पिरेशन तुम्हारा प्लांट कर रहा होगा, है ना, और तुम्हारा लैक्टिक एसिड तब बनेगा जब तुम्हारा रेस्पिरेशन एक एनिमल कर रहा होगा, जो बेसिकली तुम्हारा एक ऐसा रेस्पिरेशन करता है जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती। तो इसी पूरे होल प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मतलब जो प्लांट जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है या नहीं, फिर कम नहीं लेता है नहीं, या नहीं, फिर कम नहीं लेता लेता, है? लेता ही नहीं है, ऑक्सीजन लेता ही नहीं है। मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलो ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, मैं फूड ले लेता हूँ, ग्लूकोज ले लेता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को ग्लूकोज को अगर सेल के अंदर ब्रेक डाउन करना है, तो मुझे तो क्या सेल डायरेक्टली उसको ब्रेक डाउन कर पाएगा? नहीं। नहीं भैया, नहीं कर ऑक्सीजन पाएगा, चाहिए। है ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस में तोड़ेंगे सेल के अंदर, बताओ? साइटोप्लाज्म में के पायोरेट्स। अंदर। पायरोवेट्स में तोड़ेंगे, साइटोप्लाज्म में नहीं तोड़ेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर तोड़ेंगे। किसके अंदर तोड़ेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म। तोड़ेंगे, लेकिन किस हाँ में हाँ, तोड़ेंगे, दो पायरेट्स पायरोवेट्स में, में तोड़ देंगे। पायरेट्स। किसमें, 2 पायरोवेट्स में तोड़ दिया। अब तुम्हारे सेल के अंदर इस 2 पायरोवेट्स को मतलब क्या कहते हैं, बड़े ही आसानी से तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार इस 2 पायरोवेट की किस्मत ये नहीं थी कि उनको ऑक्सीजन मिल पाए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो जब भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तब उस केस में जो तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनकी हेल्प नहीं करता, फिर मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही तुम्हारा ये फिर से तुम्हारा ये जो तुम्हारा पायरुवेट होता है ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है, तब उस केस में मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसके केस में क्या होगा, तो जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो केवल तुम्हारे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो पाता है। क्या हो पाता है, केवल 2 एटीपी का भैया इसमें फॉर्मेशन हो पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, याद रख लेना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ये तुम्हारा एटीपी माइट्रोकॉन्ड्रिया जाता में कहाँ एटीपी, पे है? एटीपी तुम्हारा मतलब यही तुम्हारे सेल के अंदर ही होता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि एटीपी ने अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बना लिया तो केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही अंदर है, ऐसा नहीं है। वो पूरे सेल भर में घूमते रहते हैं। फिर जहां सेल में अगर जैसे मान लो गोल्गी अपरेटस को अगर काम है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पास में एटीपी है तो वो यहाँ चला जाएगा, ये चीज है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारे एटीपी घुसे के घुसे नहीं, पड़े ऐसे हुए, ये चीज बोलते हैं ना नहीं। उसमें कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता आरबीसी की है। तरह काम करती है स्टोर ना वो नहीं होता है, सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया बनाता है, फॉर्मेट करता है, ये चीज है। भैया तो वही नहीं रहेगा तो कैसे बना माइट वो एटीपी कैसे बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ह्यूमन जो तुम्हारी जो सेल्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। जैसे मान लो कि हम तो सांस लेते हैं, प्लांट तो सांस लेता नहीं, हम्म। प्लांट तो सांस तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश की कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम वो कर देंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्गन नहीं डालेंगे, तो हमें ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो तुम्हारे ईस्ट होते हैं ना, जो तुम्हारे सिंगल सेल बैक्टीरियाज होते हैं, इनके पास फूड की कमी होती। तो फूड की कमी होती तो फिर इन्होंने अपनी बॉडी को कुछ इस हिसाब से संभाला कि हम बड़े ही आसानी से लेस एनर्जी में भी सर्वाइव कर सके। तो अगर इनको लेस एनर्जी, तो मुझे बताओ क्या इनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीजें होंगी? नहीं होंगी।
तो देखो काफी सारे ईस्ट के एग्जांपल्स होते हैं। ईस्ट बेसिकली एक तरीके का तुम्हारा फंगस होता है, ठीक है। तो काफी सारे ईस्ट में तुम्हारे कुछ कुछ ईस्ट में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया रहता है, किसी किसी में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया रहता। हमारी जो स्पीसीज है वो तुम्हारे ना जाने 160 बिलियन स्पीसीज है। तो कुछ 160 बिलियन तुम्हारे जो रेस्पिरेशन करती हैं, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे वो तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे एक माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से ही करे। तो एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो तुम्हारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, दो पायरुवेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है रादर देन तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये चीज है। तो अब मैं मुझे तो एटीपी के साथ CO2 बन रहा है, लेकिन अगर मैंने बोला कि यही प्रोसेस जो हो रहा था वो तुम्हारा एक प्लांट ईस्ट कर रहा था, तो मुझे बताओ उसके साथ क्या चीज बनेगा फिर? इथेनॉल। एथेनॉल बनेगा। और मुझे बताओ एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बताओ, किसी को नहीं याद है? C2H5, आगे बताओ। OH क्या होता है? एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है C2H5OH, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं, धीरे से, है ना, शराब बोलते हैं। और तुमने अगर देखा होगा कि गन्ने को हम लोग, गन्ना जो होता है, गन्ने को हम लोग काटते हैं, गन्ने में होता है शुगर, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मतलब डालते हैं ईस्ट डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि ईस्ट क्या करे बेसिकली, उस वो जो ईस्ट है उस गन्ने को खाए, उससे फूड ले। और वो फूड कैसे लेगा? वो पायरुवेट्स के फॉर्म में लेगा, और फिर वो उसको ब्रेक डाउन करेगा। वो जितनी एनर्जी बना रहा होगा वो अपने में ही ब्रेक डाउन करके अपने आप को ही ग्रोथ करने में लगा देगा, मतलब एक से ज्यादा ईस्ट बनाने लगेगा। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारा C2H5OH एथेनॉल भी बनाएगा, शराब भी बना देगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये उसको पी सकते हैं? हाँ, उसको पी सकते हो, बस वो तुम्हारे प्यूरिफाइड होनी चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज है। ठीक है। तो जो तुम्हारा C2H5 जो तुम्हारा एथेनॉल बनता है वो ऐसे ही बनता है। ये चीज हो गया। आप समझ में आ गया? तो अच्छा, अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं कि यार एनारोबिक कंडीशन में जो तुम्हारे एटीपी जो बन रहे हैं, तुम्हारे एक ग्लूकोज मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल एटीपी कितने बन रहे हैं? तो ये हैं? एनारोबिक दो। केवल दो बन पा रहे हैं ना? कितने बन पा रहे? दो बन पा रहे हैं। लेकिन अगर बोल लो कि अगर जैसे मैं बोलता कि अगर इसी ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिल जाता और माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता, तो फिर उसके पास कितने एटीपी बनते हैं? 38 38 38। 38। है ना, 38 बनते हैं ना। तो ये चीज है। तो तुम्हारे नंबर ऑफ एटीपीज फॉर्मेशन और उसके साथ साथ क्या फॉर्मेट हो रहा है ये भी जरूरी है। तो अभी तो देखो हमने प्लांट की केस में हमने C2H5 बता दिया, लेकिन अभी मैं तुमको एनिमल का केस भी बताऊंगा। कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं एनिमल का केस ले लेता हूँ कि भैया एनिमल के केस में मतलब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स है जो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो फिर वो मतलब क्या कहते हैं, फिर वो CO2 के साथ और भी क्या चीज फॉर्मेट करते हैं, तो हमको मालूम है वो आपका लैक्टिक एसिड करते हैं। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? CS3 सी, CH3 CHOH हाँ हाँ, CO2H C OH, और तुम्हारा यहाँ CO2H। OH, है ना। क्या होता है? ये हाँ। OH होता है, ये चीज होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक लैक्टिक। एसिड बोलते हैं, है ना, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक हाँ, एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्सी तो कार्बन। अभी इस सब चीजों को हम लोग तुमको पढ़ाएंगे, इन सब चीजों को सिखाएंगे, इसमें तुम लोग परेशान मत हो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी बहुत सारी चीजें तुमको दिखाते हैं। पहले तो ये देखो, अगर जैसे मान लो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये देखो अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो जो बेसिकली ये देखो, है ना, कि कैसे फूड इन्फ्लेट हो रहा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो देखो 3 ग्लास लिया, 3 ग्लास में ईस्ट डाला, ठीक है, तीनों में ईस्ट डाल रहे हैं, देखना, है ना। एक में शुगर डाला, ठीक है, एक में तुम्हारा शुगर डाला, और एक में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वार्म वाटर डाला। वार्म वाटर मतलब कि ताकि तुम्हारा ये ज्यादा कैटलिस्ट के रूप में काम करे, जल्दी काम करे, ये चीज है, बस ये हो गया, ठीक है। अब देखो इनको बलून के साथ कवर कर दिया, तो तुम देख रहे हो 1 घंटे बाद क्या होगा, तुम्हारे जो ईस्ट है उसको शुगर मिला, शुगर मिला तो फिर क्या हुआ, उस शुगर ने उसको इस्तेमाल करके पायरुवेट को कन्वर्ट करके फिर उस ये देखो देखो सिंपल देखो, शुगर को कन्वर्ट किया, फिर शुगर को कन्वर्ट करके उसने अल्कोहल और CO2 बनाया, और 2 ATP एनर्जी बनाई, और 2 ATP एनर्जी अपने पास इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो देखो इन्फ्लेट होकर हो गया। ये सारी चीज हो गई। और अगर हमें पता करना है कि इसमें जो तुम्हारा मतलब बेसिकली जो तुम्हारा वो है, वो तुम्हारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको बस केवल आंख के पास लेके जाएंगे, अगर आंख बुझ गई तो हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनी थी। अभी अगर तुम फिर से देखो इस एक्सपेरिमेंट को, तो हमने हर केस में तुम्हारा, 2 केस में मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा शुगर डाला था, लेकिन तीसरे केस में शुगर नहीं डाला था। तो जो तुम्हारा ईस्ट था उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। तो ये देखो, इसमें भी ईस्ट डाला, इसमें भी ईस्ट डाला, इसमें भी ईस्ट डाला, शुगर इसमें डाला, दूसरे उसमें भी शुगर डालेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें केवल 1 टेबल स्पून डाला, इसमें 2 टेबल स्पून है ना, इसमें केवल हमने नो शुगर, कोई भी शुगर नहीं डाला। अब देखो अब क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस,
मतलब कि वही रेस्पिरेशन प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखो, जिसमें तुम्हारा ज्यादा शुगर था उसमें ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यीस्ट ज्यादा फूड खाया, ज्यादा फूड खाया, ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनी तुम उसमें बड़े आसानी से देख सकते हो, उसमें ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बलून फूलते हुए तुमको दिखाए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो तुमको थर्ड वाला बलून ज्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा शुगर था, जिसमें एक शुगर था वो कम फूला हुआ दिखाई दे रहा, और जिसमें कुछ भी शुगर नहीं था उसमें एज इट इज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो ईस्ट का ईस्ट है, ईस्ट ही रहा। क्यों? क्योंकि ईस्ट को अपने फूड ब्रेक डाउन करना था, है ना? ईस्ट को यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ईस्ट को दूसरे वाले में भी ऑक्सीजन नहीं, तीसरे वाले में नहीं मिल रही थी, लेकिन ईस्ट के हिसाब से उसको फूड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ईस्ट को जो फूड चाहिए होता है वो होता है तुम्हारा फूड, वो होता है तुम्हारा बेसिकली एक तरीके का ग्लूकोज ही होता है। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना हाँ आया? भैया, मैदा में भी डालते हैं ना यीस्ट? हाँ, मैदा में भी रहते हैं, तो मैदा हाँ में भी तो तुम्हारा एक तरीके का ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता वो है। भी फूल जाता इसका है भैया। हाँ, इसी यही चीजें हाँ तो होती है ना? तो एक ऐसा रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, तो उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। मतलब कि एयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, बस ये बात है, ठीक है? तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट हो गया, फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो तुम्हारे एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग काफी बार फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोल देते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस is the same thing, because in the fermentation process we are doing the fermentation without the help of the oxygen, and in the aerobic respiration बेसिकली वी आर, देखो, फर्मेंटेशन में हमको जो चीज बनानी है बिना ऑक्सीजन के बनानी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी बनानी है, हमको बिना ऑक्सीजन के बनानी। तो इसी वजह से ये समहाउ सिमिलर हो जाते हैं, तो काफी बार लोग फर्मेंटेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसे ईस्ट किस चीज को ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, और जब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तो वो तुम्हारा एनर्जी रिलीज करेगा, 2 एटीपीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जैसे में बलून में हो रखी है, इन सब में हो रखी है, और उसके साथ साथ एथेनॉल भी बनाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं एथेनॉल भी थोड़ा बहुत स्टोर हो गया होगा, बहुत सम माइन्यूट सा, क्योंकि बहुत कम ईस्ट था, बहुत कम तुम्हारा शुगर था, ये चीज है ना? तो वो हो गया। तो अभी देखो, ठीक है, अभी एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट देखो ये वाला, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हॉट वाटर इस वजह से डालते हैं कि तुम्हारा ईस्ट जो एक्टिव हो जाए, एक्टिव करने के लिए होता है, मतलब कि हॉट वाटर एज अ कैटलिस्ट के इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज है। तो देखो ये भी ईस्ट है, ये क्या है? शुगर है। सेम यही प्रोसेस जो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो ये देखो, इसमें भी क्या, धीरे धीरे बलून 2-3 घंटे बाद फिर कैसा हो गया, एकदम स्वलप हो गया, फूल गया, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर अगर हमें पता करनी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या है, बस कुछ नहीं, आँख के पास लेके जाएंगे। आँख के पास लेके जाओ, अगर आँख बुझ गई तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तुम्हारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बस यही बात है। तो जो एनर्जी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो काफी कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास कम एटीपी के मॉलिक्यूल्स है। तो एक ग्लूकोज तुम्हारा ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे तो वो बनाता है केवल 2 एटीपी बनाता है। तो ये उसी चीज की इक्वेशन बनी है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा वो तुम्हारा टूटेगा 2 पायरुवेट में टूटेगा, और वो कहाँ टूटेगा? वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में टूटेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अगर इसी पायरुवेट की फेट मतलब इसकी किस्मत ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर वो तुम्हारा केवल 2 ही एनर्जी बना पाएगा मॉलिक्यूल्स के, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और तुम्हारा एथेनॉल बनाएगा। लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसी जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होना ही चाहिए, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है वो केवल 2 ही तुम्हारे एटीपी मॉलिक्यूल्स को बना पाता है ना? तो जैसे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, है ना, जो बेसिकली जो छोटे होते हैं, जिनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, वो ऐसा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे सिंगल सेल्ड होंगे, जैसे कि तुम्हारा ईस्ट हो गया, वो तुम्हारा बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे वो तुम्हारा बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के लिए, कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। तो हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपको एनर्जी चाहिए, आपको अगर एनर्जी प्रोड्यूस करानी है, तो हमें ये चीज जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन होना ही चाहिए। वो तुम्हारे बेसिकली उस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारी बॉडी क्या बोलती है कि तुम एनारोबिक कर पाओगे कि एरोबिक कर पाओगे। अगर एरोबिक कर पाओगे तो तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, और अगर तुम्हारे पास अगर बॉडी की अगर एनारोबिक करती है तो तुम्हें बिना ऑक्सीजन के भी काम चल जाएगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ये चीज है ना? तो बस इस चीज को जान लो। तो अभी देखो ये ईस्ट को देखो, अभी तुमको इसको ईस्ट जब तुम्हारा एक्टिव करते हैं, है ना, तो बेसिकली जैसे कैसे डबल होता चला जाता है, उस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ये कुछ तुम्हारे ईस्ट के कुछ छोटे से पार्टिकल है,
लेकिन जैसे ही अगर तुम इसको देखोगे ना वाटर डालेंगे तो तुम्हारा ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसी वजह से मतलब एज अ कैटलिस्ट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो ना, ये ईस्ट है। लेकिन जैसे इसमें हमने वाटर डाला तो ये देखो, ये तुरंत तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक्टिव हो जाएगा। फिर ये तुरंत अपने आप को डबल करने लगेगा। तो देख रहे हो, ये छोटे 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 ये देखो, और ना और एक्टिव हो गए, और जल्दी जल्दी बिखरने लगे, और जल्दी हो गए। और अगर मान लो कि इसमें अगर मैं शुगर डाल देता हूँ तो फिर ये और एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और फिर ये और जल्दी जल्दी अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो, पहले कभी दो तीन थे, अब वो अचानक से कितने सारे हो गए। तो क्यों हो गए? क्योंकि उनको फूड डाला गया, और फूड डालने के बाद फिर वो अपने एटीपी एनर्जी की थ्रू वो रिप्रोड्यूस भी करने लगे, मतलब कि वो अपना लाइफ प्रोसेस करने लगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, भैया ये कैटलिस्ट बहुत क्या जल्दी होता है? रिप्रोड्यूस। जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, ये बहुत मतलब टाइमली इसकी वीडियो बनी है। ऐसा नहीं है 2-3 घंटे की वीडियो है, उसको शॉर्टकट में दिखाने की कोशिश की गई है, बस ये है। और बताऊं? भैया कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा चीज जिसकी वजह से आपका जो काम होता है या तो स्लो हो जाता है या तो फास्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि तुमको साइंस नहीं आती थी, मैं एज अ कैटलिस्ट तुम्हारी लाइफ में आया, तुम्हारी साइंस अब अच्छी हो गई, मतलब अब तुम्हें साइंस जल्दी समझ में आती है। ठीक है, ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस हाँ, होती हैं। अगर उस केमिकल रिएक्शन में अगर हम कोई चीज मिला दें तो वो तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में कुछ बदलाव नहीं लाती हैं कि कोई अलग प्रोडक्ट बना देगी, प्रोडक्ट वही कर देगी, लेकिन वो प्रोडक्ट जल्दी कर देगा या तो मतलब धीमे कर देगा। तो ये चीज है। तो अगर मान लो कि अगर तुमको ईस्ट को अगर तुमको रिप्रोड्यूस कराना है और जल्दी से तुमको वो चीजें कराना है, तो अगर मैं पानी डालता हूँ तो पानी एज अ कैटलिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा उसमें और जल्दी वो फॉर्मेशन और जल्दी वो तेज कर देता है। बस बात ये है। तो मुझे तो आप समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ, ये तुम्हारा प्लांट का केस था, ठीक है? अभी एनिमल का केस समझाएंगे। क्लास में कौन कौन है? ठीक है, तुम ही दोनों। चलो ठीक है, कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। What is the defining characteristics of anaerobic respiration? It takes place with oxygen. It takes place without oxygen. It is a type of fermentation. It is only performed by microscopic organisms. भैया बी वाला। ये वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ, अब आ जाओ, इसका आंसर बताओ यश। The text states that some microscopic organisms like yeast and bacteria obtain energy through anaerobic respiration. This process is also known as aerobic respiration, glycolysis, fermentation, oxidation. Glycolysis. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा ईस्ट है, बैक्टीरिया है, जो तुम्हारा एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन से, इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं? Aerobic respiration तो ग्लाइकोसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें तुम्हारा एक ग्लूकोज तुम्हारा दो पायरुवेट में टूटता है। इस चीज को रट लो, अगर ये तुम्हें कहीं भी आता है तो तुम तुरंत ग्लाइकोसिस प्रोसेस बता देना, ठीक है? ये है। ठीक लेकिन है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा जो एनर्जी जो रिक्वायर कर पा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर पा रहा है, तो हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर कर पा रहा है बिना ऑक्सीजन के कर पा रहा है, तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन क्या मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अलावा और भी कुछ बोल सकता हूँ? और मुझे बताओ, ग्लाइकोसिस आंसर होगा इसका? हेलो यश, हाँ हाँ हाँ। ग्लाइकोसिस प्रोसेस होगा? चलो कोई बात नहीं, अंश तुम ग्लाइकोलाइसिस। बताओ इसका आंसर। ये ग्लाइको यही होना चाहिए भैया, ग्लाइकोलाइसिस। चलो कोई बात नहीं, कार्तिक तुम बताओ। भैया फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का दो। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है, यीस्ट है, बैक्टीरिया, वो जो एनर्जी बना रहे हैं वो तुम्हारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बनाने। क्या इस प्रोसेस को हम और भी बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन बोल सकते हैं। ग्लाइकोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं बन रही है। एनर्जी किसमें बन रही है? पायरुवेट के थ्रू बन रही है। तो ग्लाइकोसिस में तुम्हारा पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एनर्जी नहीं बनती है। एनर्जी तुम्हारी तब बनेगी जब वो तुम्हारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, या तो तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं आ रहा है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गया, फर्मेंटेशन बता दीजिए एक बार। भाई फर्मेंटेशन प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कुछ भी चीज बनाते हैं वो हम लोग बिना ऑक्सीजन के बनाते हैं। समझ में आ गया? ये चीज है। हाँ। अब आ गया, अब उसमें और कुछ नहीं है। ओके। तो अगर मैं तुमको एनारोबिक बोलूंगा तो एनारोबिक की समथिंग ऐसा ही बोल रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी एनर्जी जो क्रिएट कर रहे हैं किसी भी
फूड से, और वो फूड क्या है तुम्हारा, पायरुवेट है। तो वो पायरुवेट पायरुवेट जब भी एनर्जी देता है तो उस समय जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। आप समझ में आ गया? हाँ। चलो ठीक है, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What are the product of the breakdown of glucose by yeast during anaerobic respiration? BSC, ethanol, carbon dioxide, and energy. और अगर मान लो कि मैं इस जगह अगर लिख देता हूँ लैक्टिक एसिड लिख देता हूँ, तब इस जगह फिर मेरे को क्वेश्चन में क्या चीज चेंज करना पड़ेगा, बताओ मुझे। भैया प्लांट की जगह एनिमल करना पड़ता। हाँ, तो ईस्ट की जगह मेरे को कुछ बैक्टीरिया लिख देना पड़ेगा, या तो फिर मैं एनिमल मेरे को करना पड़ेगा। ये चीज है। वेरी गुड, आ जाओ। यश, अब इसका आंसर बताओ। The term anaerobic means without air, without oxygen. विदाउट ऑक्सीजन, वेरी गुड, है Okay. ना। विदाउट एयर, वैसे विदाउट एयर में विदाउट ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कहीं भी तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं लिख रखा है, तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारा अच्छा, लिखा है विद विच ऑक्सीजन। लिखा है, सॉरी, हाँ। है ना, ये चीज है। मैंने विथ नहीं देखा, कोई हाँ बात हाँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। Which of the following organisms are specifically mentioned as example of those that perform anaerobic respiration? हम्म Yeast and some bacteria. अच्छा देखो, ह्यूमन भी हो सकता है। ह्यूमन भी तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन वो हमेशा नहीं करता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए करता है। तो इसी कुछ वजह से हाँ ये एनारोबिक क्रैम्प्ड वाले। रेस्पिरेशन में हम लोग ह्यूमन का आंसर नहीं देते, ईस्ट और बैक्टीरिया का आंसर देते हैं। तो देखो, ये तुम्हारा ए और बी कहीं ना कहीं मतलब एकदम एक जैसा आंसर लगता है, लेकिन इसका बी आंसर नियरेस्ट होगा। अंश बताओ इसका आंसर। What is the process that convert glucose to pyruvate as shown in the diagram? भैया सी वाला ग्लाइकोलिसिस। और अगर मान लो कि मेरे पास अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो कितने पायरुवेट बनेंगे? दो। दो बनेंगे। और अगर मान लो कि मेरे पास दो पायरुवेट है, लेकिन जो इसमें रेस्पिरेशन हुआ बिना ऑक्सीजन के हुए, तो फिर मेरे पास कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे? दो। दो बनेंगे। और अगर मान लो कि ये दो पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल गई, तो अब कितने एटीपी बनेंगी? 38। 38 बनेंगे, है ना। वेरी गुड, है ना, ये चीज है। तो ये तुम्हारा एरोबिक और एनारोबिक बता रहा है, ये तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस बता रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोसिस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एनारोबिक और एरोबिक में हम पायरुवेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज है, हमें जो एक्चुअली में जो जिस चीज की डिमांड है वो है पायरुवेट, ना कि ग्लूकोज। ये है, समझ में आ गया? आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा यश। Where does the process of glycolysis occur in the cell? In the mitochondria, in the cytoplasm. B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब अगला आंसर तुम ही बताओ। What are the end product, products of the anaerobic respiration of one molecule of glucose by yeast? Ethanol and carbon dioxide only. Pyruvate and energy. Ethanol, carbon dioxide and 2 ATP molecules of energy. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। How does the amount of energy released during anaerobic respiration compare to aerobic respiration? So yeah, it produces much less energy. प्रोड्यूस मच लेस एनर्जी, है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। The diagram shows that the anaerobic respiration of glucose in yeast is also known as glycolysis, oxidation, fermentation, ATP storage. भैया fermentation। फर्मेंटेशन, वेरी गुड, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। ये तुम ही बताओ, तुम ही बताओ अंश, तुम ही बताओ। How many energy-rich ATP molecules are produced from one molecule of glucose during anaerobic respiration? भैया two। कितना? Two। टू है, चलो ठीक है, अब शांत रहना तुम। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मेरे पास जो एटीपी बन रही 6 बन रही, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के कितने होंगे? ग्लूकोज से कि पायरुवेट से? हाँ, पायरुवेट्स के, हाँ गुड। वैसे पायरुवेट्स नहीं, ग्लूकोज के पहले बता। पायरुवेट्स के छोड़, ग्लूकोज के बता, फिर पायरे। चलो अच्छा ठीक है, पहले पायरुवेट्स बता। हाँ बता, पायरुवेट्स बता। छह होने चाहिए। हाँ, कंफ्यूज हो गए? भैया तीन। 3 होने चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे ग्लूकोज के कितने होने चाहिए? ग्लूकोज चलो के अच्छा, मेरे को बताओ, अगर जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास एक ग्लूकोज है, तो पायरुवेट कितने सेम बनेंगे?
दो। पायरुवेट कितने बनेंगे? दो बनेंगे। और अगर मान लो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो तुम्हारी एटीपी कितनी बनेंगी? दो। दो बनेंगी। चलो ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे पास मतलब ग्लूकोज अगर दो हो गए तो पायरुवेट कितने हो जाएंगे? चार। चार हो चार। जाएंगे। तो फिर चार, उस हाँ। केस में मेरे पास एटीपी कितनी हो चार। जाएंगी? चार हो जाएंगी, है ना? अब अगर मान लो कि मेरे पास, मैंने बोल दिया कि मेरे पास ग्लूकोज तीन हो गए तो पायरुवेट कितने हो छह। जाएंगे? छह हो जाएंगे। छह। और मुझे बताओ मेरे पास ये भी एटीपी छह। कितनी बनेगी? छह। छह बनेंगी, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास अगर इनऑरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और मेरे पास छह अगर एटीपीज बन पा रहे हैं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पायरुवेट छह है। लेकिन मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने हैं? तीन है। ये चीज है। तो ये चीज समझ सकते हो ना? ये तो बड़ा आसान है। हाँ, हाँ तो सही भैया। तो बोला था मैंने। तुमने पायरुवेट का आंसर छह बताया था, ग्लूकोज तीन होंगे। हाँ, तो पायरुवेट शाही तो हाँ बनेंगे। हाँ, ये चीज है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, सही बताया हाँ। था। चलो आ जाओ। हाँ। अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। Which of the following organisms are example of those that can obtain energy from food in the absence of oxygen? Human cell. भैया yeast, plant and certain bacteria. चलो अगला आंसर तुम्हें बताओ। Why can the single-celled non-green plant yeast live without oxygen? It obtains energy through anaerobic respiration. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। Where does the entire process of anaerobic respiration take place in a cell? In the mitochondria, in the nucleus, in the cytoplasm, in the cytoplasm. इन द साइटोप्लाज्म। और अगर मान लो कि इस जगह मैं एरोबिक लिख देता हूँ तो तुम क्या बोलोगे? कि भैया जो एंटायर प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो दो जगह से हो जाएगा। क्योंकि पहले तो मेरे को ग्लूकोज को उसमें कन्वर्ट करना है, तब तो वो साइटोप्लाज्म में होगा। और बाद में फिर फिर अगर उसके बाद मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में करना पड़ेगा ना। ये हाँ। चीज है। अब याद हो जाएगा ये चीज, हाँ। हाँ। है ना? ये हो गया। चलो आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ बेटा। What is the main conclusion drawn from the discussion about anaerobic respiration? All cells require oxygen to produce energy. Energy can only be produced when oxygen is present. All cells do not use oxygen to भैया सी वाला। सी वाला ना? वेरी गुड, आ जाओ। अब देखो हमने एक चीज समझ ली कि भैया प्लांट कैसे आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। अब अगर जैसे मान लो कि मैं एनिमल के केस में ह्यूमन का ले लेता हूँ, किसका ले लेता हूँ? एक ह्यूमन बीइंग का ले लेता हूँ। तो हमें तो ये बताया गया कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो। हाँ बिल्कुल करते हैं। हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, क्योंकि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिस समय हम लोग को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। और वो जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं उस समय जो केसेस होते हैं वो तब होते हैं जब हम लोग कुछ मतलब विग्रस एक्सरसाइज, मतलब जब हम लोग कहीं ना कहीं मसल्स पे प्रेशर दे रहे होते हैं, मसल्स से जबरदस्ती जल्दी जल्दी काम करा रहे होते हैं, मतलब कि विग्रस फिजिकल वर्कआउट करा रहे हैं। विग्रस मतलब होता है बहुत ज्यादा विग्रस फिजिकल वर्कआउट करा रहे हैं। क्यों? उस समय मतलब क्या कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का काम क्या है? देखो अगर मान लो कि तुम्हारी सिंपल बॉडी है, ये क्या है? मान लो कि मैं बोल देता हूँ तुम्हारी सिंपल बॉडी है, पैरों को तुम्हारे जरूरत है एनारोबिक मतलब रेस्पिरेशन की, पानी की। तो हमें मालूम है कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है? ब्लड लेकर आ रहा है। ब्लड उतनी ही स्पीड से ऑक्सीजन लेकर आएगा। लेकिन अगर मान लो कि अब तुम चलने लगो तो अब तुम्हारे पैर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो तुम्हारा ब्लड और पंप जल्दी जल्दी आएगा, मतलब कि अब तुम्हारा हार्ट को और तेज बीट करना पड़ेगा। अगर हार्ट बीट करेगा तभी तुम्हारा वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाएगा, तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रेस्पिरेशन हो पाएगा, एनर्जी बन पाएगी, एटीपी बन पाएगी। और फिर तुम उस एनर्जी को एटीपी को रिलीज करके तभी तुम चल पाओगे। अब अगर मान लो मैं कह देता हूँ कि तुम दौड़ने लगे, बहुत तेज दौड़ने लगे, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी एक हार्ट की एक लिमिट है ना, हार्ट की एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो तुम तेज मतलब उससे पंप करा नहीं पाओगे। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम हार्ट से उतनी ज्यादा पंप नहीं करा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या चीज है? जब तक तुम एक ऑक्सी मतलब क्या कहते हैं ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को लाने की कोशिश कर रहे हो किसी सेल में, उससे जल्दी तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल को एनर्जी की जरूरत है। तो वो क्या करता है? तो जब तक सेल को एनर्जी, जब तक तुमको ऑक्सीजन मिली तब तक कर ले रहा है, लेकिन जब तक ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेकर नहीं आ पा रहा है तब तक वो बिना सेल के भी मतलब क्या कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में हेल्प करने की कोशिश करता है हमारी, कि ताकि जो हमारे जो वर्क है, जो हम जो काम करना चाहते हैं वो हम कर सकें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ हाँ। गया ना? तो ये जो प्रोसेस है हम इस प्रोसेस में क्या देख सकते हैं कि हमारा इस प्रोसेस में हमारा एक तरीके से एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ये चीज हो गया। और ये जो
एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वो तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा मसल्स है इसमें, जहाँ तुम्हारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया समझ में? इतना हाँ आया? भैया। हाँ भैया। आ गया ना? तो ये चीज है। अभी अगर मान लो कि मैं अगर इसी चीज को अगर मैं मतलब इक्वेशंस पे लिखता हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो मेरे पास अगर मान लो कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ रहा है, तो ग्लाइकोसिस प्रोसेस के थ्रू वो कितने में टूटेगा बताओ मुझे? दो। दो में दो। ही टूटेगा, है ना? दो तुम्हारा पायरुवेट्स में टूट गया। और ये जो ग्लाइकोसिस प्रोसेस टूटेगा कहाँ टूटेगा? साइटोप्लाज्म में टूटेगा। ये चीज समझ में आ गया? लेकिन अभी जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा पायरुवेट है, इस पायरुवेट को मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत तेज बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो मुझे तो अगर ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो रही है, तो क्या हम उतनी एनर्जी बना पाएंगे? नहीं भैया। नहीं बना पाएंगे। तो इस केस में हम लोग यहाँ कितनी एनर्जी बना पा रहे हैं? दो एटीपी। दो दो। एटीपी बना पा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग क्या बना पा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना पा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग क्या लैक्टिक। बना रहे हैं? लैक्टिक एसिड बना पा रहे हैं। क्या लैक्टिक बना रहे एसिड। हैं? लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। तो याद रख लो, अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर मान लो कि तुम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहे हो, मतलब मान लो कि जब तुम्हारे किसी सेल को मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन तुम जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है लेकिन तुम पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो वो तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पा रहा है ना? जिसकी वजह से तुम दो एटीपी बना पा रहे हो। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि उस दो एटीपी की बना पा रहे हो, लेकिन वहां तुम्हारा लैक्टिक एसिड नहीं बन पा रहा है, तो तुमको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीके से तुम इम्यून हो जाओगे, तुम कभी भी काम कर सकते हो। लेकिन इस लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो होकर ये लैक्टिक एसिड तुम्हारा इतना ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है कि जिसकी वजह से तुमको क्या पड़ जाता है? क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो मतलब ये हमारे एक बॉडी को सिग्नल्स आ जाता है कि बेटा अब बस कर, अब इससे ज्यादा दौड़ेगा तो तेरे पैर में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तेरा हार्ट ज्यादा बीट कर सकते हैं, तेरे को हार्ट अटैक जैसी ये सारी चीजें आ सकती है ना। तो लैक्टिक एसिड्स की वजह से तुम्हारा क्रैम्प्स आ सकता है, ये चीजें ना। ये समझ में आ गया? लेकिन कुछ क्रैम्प्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज भी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्रैम्प्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जब ज्यादा बॉडी बनाते हैं, तो जो हमारी जो बॉडी होती है वहां मतलब क्या कहते हैं एकदम मतलब क्या कहते हैं स्मूथ नहीं होती है। स्मूथ नहीं होती तो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन हर एक मसल सेल तक जा नहीं पाती है। इसी वजह से बोलते हैं जितना पतला इंसान उतना कम मसल्स तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उसके पास जा पाएगा। ये चीज है। तो लैक्टिक एसिड का जो एक्युमुलेशन होगा वो तुमको एक क्रैम्प देगा, और वो जो क्रैम्प होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कि दबना। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुमको एक फिजिकल पेन देखने को मिलेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भैया हाँ सोते भैया। सोते कैसे चढ़ जाता है? सोते जैसे सोते भाई तो मैं फिजिकल बोल रहा हूँ वर्कआउट कि तुमको करके आओ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिल पाई है। तुम मतलब पैर को कुछ एक। जैसे मान लो कि तुम पैर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करके सो रहे होगे, मतलब पैर सो रहे होगे, हाँ। लेकिन पैर को स्ट्रेच हाँ। करके ऐसे सो रहे होगे कि वहां तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होगा। और जब वो तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होगा तो मुझे बताओ वहां के सेल की एनर्जी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? बताओ मुझे। हाँ हाँ है। भैया। सेल को एनर्जी की जरूरत है, और वो सेल को एनर्जी की जरूरत नहीं मिल पा रही है। तो जब तक नहीं मिल पा रही तब तक वो तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था। लेकिन जब तुम्हारा ज्यादा लैक्टिक एसिड बना तो तुरंत उसने क्रैम्प दिया, तुरंत मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मसल्स में तुम्हारी काफी सारी नर्व सेल्स होती है, और फिर वो नर्व सेल्स तुमको सिग्नल देंगे माइंड में कि बेटे तेरा मसल्स तेरा क्रैम्प आ चुका है, अब शांत हो जा। अब या तो सांस ले लंबी लंबी, या तो वो कर, वरना फिर और ज्यादा पेन होगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ। भैया। आगे ना। तो ये देखो, ये जो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मैंने तुमको दिखाया है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारा ह्यूमन बीइंग में ही ऐसे कंडीशन होती जब ऐसा होता है, नहीं। तुम्हारे वाइल्ड एनिमल्स में भी तुमको देखने को मिलेगा, चाहे वो डॉग हो, चीता हो, चाहे जो कुछ हो। अब जैसे तुमने देखो कि जो चीता होता है, चीता बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है ना। लेपर्ड, सॉरी, लेपर्ड जो होता है तुम्हारा बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस दौड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि वो उसी स्पीड में लगातार दौड़ता रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसको भी क्रैम्प्स आते हैं, इन सबको भी क्रैम्प्स आते हैं, तो उनको मालूम होता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं दौड़ पाऊंगा, तो रुक जाते हैं। क्योंकि अगर उनको क्रैम्प्स आएंगे तो उनको फिर और ज्यादा दिक्कत होती है। ये चीज है। तो काफी बार चीता इस वजह से क्रैम्प्स की वजह से खत्म भी हो जाते हैं, है ना। तो चीता हो गए, ये सारे जो हो गए, है ना। तो ये जो तुम्हारे जितने भी लेपर्ड्स हो गए, तो ये उतने ही लिमिट में दौड़ते हैं कि जितने लिमिट में इनका लैक्टिक एसिड ना बने। लेकिन काफी बार इन लोग के भी लैक्टिक एसिड का अकुमुलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अपने हिम्मत से ज्यादा ये किसी भी ऑब्जेक्ट को चेस करने की जब कोशिश करते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया हाँ। ना? हाँ। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि भैया सेल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। सेल में अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो हमारा मतलब क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता। सेल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इस वजह से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन ना होकर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारा लैक्टिक एसिड का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। ये चीज समझ में आ गया?
और लैक्टिक हाँ एसिड का भैया। फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ऑक्सीजन नहीं आ पा रही। क्या नहीं आ पा रही? आपकी ऑक्सीजन नहीं आ पा रही। अब वो कोई भी चीज हो सकता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे मसल्स में जो तुम्हारे मतलब नर्व्स थे वो नर्व्स दब गई। वो क्या हो गई? वो नस दब गई। तो आपको उन नस को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा कि बेटा अपनी पोजीशन में फिर से आ जाओ। तुम जितने डायमीटर के तो उतने डायमीटर के फिर से आ जाओ। इतने छोटे मत हो, क्योंकि इतने छोटे में तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा। इतने बड़े में आ पाएगा, तो उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। और वो तुम्हारा नर्व्स, जो तुम्हारे आर्टरीज है, वेन्स है, और जो कैपिलरीज है, जहां से तुम्हारी ऑक्सीजन आ रही है, उन नर्व्स को कैसे रिलैक्स कर पाओगे? जब आप गर्म पानी से नहाते हो। क्या नहाते हो? गर्म पानी से नहाते हो, हॉट वाटर से शिकायत करते नहाते हो, हैं जब। हाँ, सिकाई करते हो। तो जब आप ये करते हो तब आपका क्रैम्प दूर होता है। जैसे लड़कियों के पीरियड्स आते हैं, तो लड़कियों के जब पीरियड्स आते हैं तो हम लोग उनको हॉट वाटर बॉटल क्यों प्रेफर करते हैं कि आप हॉट वाटर बॉटल के साथ वो करो? क्यों? क्योंकि वो बड़े आसानी से फिर वहां मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो जा पाएगा। और जब ऑक्सीजन का फ्लो जा पाएगा तो फिर उनको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा वहां। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। ना, तो ये चीज है। तो लैक्टिक एसिड तुम्हारा क्रैम्प्स का मतलब सबसे बड़ा कारण बनता है। ये चीज हो गया। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं एक कंफ्यूजन की बात करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया रेस्पिरेशन चाहे जो हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे एरोबिक हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी बताओ एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी भैया। बनेगी ना। बनेगी। बस हमें ये देखना है कि एनर्जी किसमें कम बन रही है, किसमें ज्यादा बन रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि कम बनेगी तो किसमें बनेगी? एनारोबिक। anaerobic एनारोबिक में बनेगी। कितनी बनेगी? तो 2 दो बनेगी। और अगर मैं बोलूँ कि एरोबिक में कितनी बनेगी? 38 38। 38 बनेगी। और अगर जैसे मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि एनारोबिक, चलो एरोबिक में तो हमने जान लिया था कि जो तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो तुम्हारा CO2 बनता है, H2O बनता है, ये चीज बनता है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज या जो भी कह लो। लेकिन एरोबिक की कंडीशन में तुम्हारे दो बन सकते हैं, है ना? क्या बन सकते हैं? दो कंडीशन बन सकती है। अगर मान लो कि वो प्लांट हुआ, तो उस केस में आपका CO2 के साथ क्या बनेगा? एथेनॉल। एथेनॉल बनेगा। ये चीज हो गया। और अगर मान लो कि वो एक एनिमल हो, तो CO2 के साथ क्या बनेगा? लैक्टिक। lactic लैक्टिक acid एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इस चीज को याद कर लेना, बस ये चीज हो गया। और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की बिना। प्रेजेंस में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है वो तुम्हारा कंप्लीटली होगा। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एनारोबिक की कंडीशन में होगा, उसमें इनकम। कंप्लीटली फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा। बस ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया ना। तो अगर तुमको इतना आ गया तो तुमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास मेन टॉपिक आएंगे। क्या आएगा? रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो पहले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले एनिमल्स पे हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वही चीज जो सिंपल है। और फिर उसके यूनिट। बाद हाँ, वो हो गए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा मल्टी कॉम्प्लेक्स। मल्टी वाले पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ये चीज है। हाँ भैया। आ गया ना? हाँ, तो ये है। एक सेकंड रुकना जरा। तो मुझे बताओ, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया चलो आ जाओ। अब मैं तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ और दो चार चीजें दिखा देता हूँ लैक्टिक एसिड वाला ना, ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? देखो, यही चीज मैंने बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, तुम्हारे एरोबिक रेस्पिरेशन से तुम्हारे ऑप्टेन एनर्जी तो करते हैं, लेकिन कुछ टाइम समटाइम्स हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। और वो हम लोग मसल्स के सेल्स में करते हैं। कब? जब हम लोग काफी सारी विगरस फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं। ये चीज है। क्यों? क्योंकि तब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत हमको ब्लड ही सप्लाई करेगा। और अगर ब्लड सप्लाई कर पा रहा है तो हम लोग एरोबिक कर पाएंगे। और अगर मान लो कि ब्लड अगर उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है और ऑक्सीजन की जल्दी ज्यादा डिमांड है, तो फिर हमारे उस कंडीशन में जो तुम्हारा सेल होगा क्या आएगा कि अबे जब तक वो आता रहेगा तब तक यार एक काम करते हैं, एनारोबिक ही कर लेते हैं। ये चीज है। तो जब भी हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो तुम्हारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और एक छोटी सी एनर्जी निकलेगी, वही जो तुम्हारे एनारोबिक में एक्चुअली में निकलती है, 2 ATP। बस इतनी है ना? तो अगर मैं इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लूंगा, तो एक ग्लूकोज तुम्हारा दो पायरुवेट में टूटा, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हुआ ग्लाइकोसिस, और बाद में यही तुम्हारा पायरुवेट तुम्हारा मतलब मसल टिश्यू मतलब वही सेल में बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुम्हारा दो लैक्टिक एसिड बना रहा है, तुम्हारा वो केवल बना रहा है। और ये जब लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता रहेगा, बनता जाएगा, तो फिर तुम्हारा क्रैम्प्स आएगा। क्या आएगा? क्रैम्प्स। और क्रैम्प्स को क्या बोलते हैं? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जिसमें मसल्स कैसी होती है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये सारी चीजें आ जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो अभी देखो, ये वीडियो देखो, है ना? और ये वीडियो में ज्यादा तो तुमको रनिंग के केसेस में देखो, देखो बड़े जोश में दौड़ रहे हैं। बाद में तुम्हारे लेग्स मसल में, जहाँ तुम्हारे लेग्स में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो वहां तुम्हें क्रैम्प्स आए, है ना? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो चल भी नहीं पा रहे। क्यों?
क्योंकि बॉडी ने अब जवाब दे दिया। तो ये देखो है ना, ये क्रैम्स है, एयर पहुंच ही नहीं पा रही, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें। तो जब भी हम लोग हैवी फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो उस समय हमें मसल्स में और ज्यादा एनर्जी की डिमांड है। मतलब और ज्यादा एनर्जी मतलब हमें और ऑक्सीजन चाहिए कि ताकि हम लोग और जल्दी जल्दी एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकें। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उतनी जल्दी हमारा हार्ट उस चीज को पंप नहीं कर पाता है। तो फिर हमारा क्या कहता है, मसल्स क्या कहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी तो एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा लैक्टिक एसिड भी बनने लगता है। और जब ये लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है तो फिर तुमको दे जाता है एक क्रैम्प दे जाता है। तो लैक्टिक जो क्रैम्प है, अगर तुमसे कोई पूछे क्रैम्प क्या है, एक बार लैक्टिक एसिड से होता है, नहीं, जब तक ये अकुमुलेट होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है। और अगर तुमसे पूछे कब होता है, जब तुम बोलोगे कि जब आपका सेल एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये चीज है। और फिर अगर जैसे तुमसे बोल ले कि क्या केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल क्या तुम्हारे ह्यूमन बींग करते हैं, उनके मसल्स पे होता है? नहीं, वो तुम्हारे लॉयन, चीता, टाइगर, इन सब में भी हो सकता है ना, उनके भी तुम्हारा जो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है और उनको भी क्रैम्प्स आते हैं। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा लेपर्ड है, ठीक है, ये भाग रहा है, लेकिन एक लिमिट तक भाग पाएगा, उससे ज्यादा नहीं भाग पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसको भी क्रैम्प्स आने का डर है, ये सारी चीजें डर है, उसकी भी बॉडी थक रही है, उससे ज्यादा वो सांस नहीं ले पाएगा, उतनी ज्यादा उसको एनर्जी मिल नहीं रही है। तो ये देखो है ना, अब वो रुक गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उससे ज्यादा भागेगा तो उसके लिए पेनफुल मूवमेंट हो जाएगा, ये चीज है। तो लेपर्ड्स को मालूम होता है, क्योंकि ये काफी बार अगर भूल गए तो फिर इनकी जान भी चली जाती है, ये चीज है। और अगर आपको इस क्रैम्प से अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको एक हॉट वाटर बाथ लेना पड़ेगा। हॉट वाटर बाथ क्यों? क्योंकि आप अगर हॉट वाटर बाथ लोगे तो आपके जो मसल्स है, मसल्स में जो भी आपका ब्लड कैपिलरीज है, ये सारी चीजें, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या चीज होगा, आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन आएगी क्या होगा, फिर वो जो लैक्टिक एसिड है, फिर वो लैक्टिक एसिड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम छुट्टा हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये चीज है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया हाँ ना? भैया। तो ये भी उसी चीज का डायग्राम में बताने की कोशिश करा कि एक डॉग है, उसको क्रैम्प्स पड़े हैं और वो हॉट वाटर बाथ ले रहा है कि ताकि उसको और थोड़ा आराम मिले, ये चीज है। अब मुझे बताओ, क्लास में अंश नहीं है? है भैया। है? चलो ठीक है, अंश बताओ इसका आंसर बेटा। How do human beings primarily obtain energy? By anaerobic respiration, by aerobic respiration, by converting lactic acid to energy. भैया by aerobic respiration. बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड, है ना? चलो आ जाओ, अब यश बताओ इसका आंसर। When does anaerobic respiration occur in human muscles? All the time during rest and sleep, during vigorous physical exercise, when oxygen cannot be supplied fast enough. C वाला. सी वाला, चलो आ जाओ कार्तिकेय। What are the end product of the anaerobic respiration of glucose in cells? Well, lactic acid and small amount of energy. वेरी गुड, आ जाओ बताओ अंश। According to the text, what can the sudden buildup of lactic acid in muscle cause? Muscular cramp, भैया। मस्कुलर क्रैम्प्स है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। How many ATP molecules are produced from one molecule of glucose during anaerobic respiration in muscle tissues? Anaerobic. We have two. तो वेरी गुड, आ जाओ कार्तिकेय। What is primary source of energy in muscles during heavy physical exercise? Primary, I guess, source of energy. Anaerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये चीज है, आ जाओ। है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मसल्स ड्यूरिंग द हैवी फिजिकल वर्कआउट, एनारोबिक होना चाहिए, एरोबिक लिख रखा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताओ अंश। What is the purpose of anaerobic respiration in the muscle during heavy physical activity? To provide the main source of energy, to bring about the complete breakdown of glucose, to provide some extra energy, to prevent muscle cramp. भैया इसका ये बी होगा। ये नहीं होगा। नहीं, डी वाला होगा, टू प्रिवेंट। नहीं, क्यों भैया, वो मस्कुलर क्रैम्प्स ही तो बताएगा। नहीं, मस्कुलर क्रैम्प से बचाने की कोशिश नहीं करेगा, अगर बचाने की कोशिश करेगा तो बताएगा उससे बताएगा प्रेवेंट, कि अबे मतलब प्रेवेंट लिखा, प्रेवेंट मतलब रोकने के काम में आएगा, नहीं रोकने। मसल्स क्रैम्प तो हम इस वजह से नहीं आता क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं और हमारी बॉडी की डिमांड है कि हम और ज्यादा ऑक्सीजन लें।
और ज्यादा ऑक्सीजन ले, और ज्यादा ऑक्सीजन क्यों ले? कि ताकि हम उस सेल में एटीपी का प्रोडक्शन कर पाए, मतलब कि और ज्यादा एनर्जी मिल पाए। क्योंकि हमारा मोटो ये नहीं है कि हमें क्रैम्स आए या फिर हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो। हमारा मोटो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो और अच्छे से कर पाए, और अगर हम और अच्छे से कर पाएंगे वो तभी हो पाएगा जब हमें एनर्जी मिलेगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में इस वजह से होता है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, कि ताकि हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती रहे। तो हमें एरोबिक तो दे ही रहा है, लेकिन एनारोबिक भी दे कि ताकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिले, ताकि हमारी जो फिजिकल वर्कआउट जो चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी चली है, वो ना रुक पाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। ये चीज है। एनारोबिक का काम ये नहीं कि तुम्हारा मसल्स क्रैम्प को रोकने की कोशिश करेगा, वो तो एक उसका आउटकम है। ये चीज है, लेकिन उसका मेन काम ये है कि बेटा तुम एक्स्ट्रा एनर्जी लो और जो तुम काम करो वो तुम करते रहो, है ना? ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बढ़ो। What is the end product of the partially breakdown of glucose during anaerobic respiration in muscles? What is the end of product of carbon dioxide and water, ethanol, lactic acid? Yeah, lactic acid. लैक्टिक एसिड है ना, ये चीज है। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। Uh, What is the cause of muscle cramp during hard physical exercise? The accumulation of carbon dioxide in the muscles, the partial breakdown of glucose, the accumulation of lactic acid in the muscles. Where the accumulation of lactic acid in the muscles. वेरी गुड, चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ भाई, बता अंश। Anaerobic respiration in muscle occur when the muscle respire with plenty of oxygen without oxygen during rest to form water. भैया बी वाला। बी वाला? चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Where does anaerobic respiration take place in animal other than humans? Only in their legs, only in their heart, in their muscles, see वाला. इंडियन मसल मसल सेल्स, जहां जहां मसल सेल्स होंगी वहां वहां होगी। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स तुम्हारा एक तरीके से वॉलंटरी मसल होता है, जब हम जिससे काम करा पाते हैं, और जब हम ज्यादा काम कराते हैं ना, तो फिर जिसकी वजह से हमको वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन की डिमांड बढ़ जाती है। ये चीज है। आ जाओ आप इसका आंसर बताओ कार्तिक। What does anaerobic respiration occur? When does anaerobic respiration occur in the muscles of wild animals like lion, tigers, and cheetahs? When they are sleeping, when they are eating, when they run very fast and require more energy than normal. वेरी गुड, चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अंश। What can cause a wild animal to get leg cramp? Running slowly for a time, the accumulation of lactic acid in leg muscle for from running very fast. भैया बी। बी वाला, चलो आ जाओ यश। भैया हाँ बोलो। इसके बाद और कुछ पढ़ाएंगे क्या? नहीं कुछ नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चंस लेके जाएंगे फिर वो एंड। ठीक है भैया फिर The text, हार्ड the text mentions The text mentions that anaerobic respiration in animal happens when they require much more energy than normal. This is most likely during a calm walk or long sleep. भैया सी वाला हाँ vigorous सी वाला, तो physical देखो यही चीज, activity. ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत कब है एनिमल को? जब उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए नॉर्मल एनर्जी से, मतलब नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंगली। और वो कब होता है? जब वो हम्म, फिजिकल वर्कआउट कर रहा होता है। ये सारी चीजें हैं। आ जाओ कार्तिक बताओ। What is the result of lactic acid accumulation in the muscles of wild animals? An increase in speed, a burst of extra energy, leg cramps, improved muscle function. Where leg cramps? नेक्स्ट काम, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। what is a recommended way to get a relief from muscle cramp caused by heavy exercise? Vibrant exercise, a cold water, a hot water bath or a massage? सी वाला. वेरी गुड, चलो चलो आप बताओ। चलो कोई नहीं, ठीक है अब इसका आंसर बताओ। Where C wala? It improves the circulation of blood in the muscles. वेरी गुड, चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the effect of improved blood flow to the muscles? To supply of lactic acid decrease, the supply of carbon dioxide, the supply of oxygen to the muscle increase. सी वाला. सी वाला क्या होगा इसका आंसर? तुम्हारा सी वाला जो होगा। वेरी गुड, चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What does the increased oxygen supply do to the lactic acid that has accumulated in the muscles? It causes it to accumulate more. It convert into glucose. It break down into carbon dioxide and water. Uh,
Um, okay. What does the increased oxygen supply do क्वेश्चन to the ये बोल रहा है lactic कि जैसे मान acid? लो कि लैक्टिक एसिड तुम्हारा एक्यूमुलेट हो गया मसल्स में, लेकिन अगर हाँ फिर मैं ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देता हूँ तो फिर उसके साथ क्या होगा? हाँ, अरे कन्वर्ट इनटू एटीपी। कन्वर्ट इनटू एटीपी हो जाएगा फिर वो। तो लैक्टिक एसिड हमको एनर्जी देता है। तुम बताओ यश। मैंने बोला कि तुमको परेशानी हुई लैक्टिक एसिड से, तुमको क्रैम्प आया, है ना? अब हाँ। तुम गए हॉट वाटर बाथ लिया। तो जब तुमने हॉट वाटर हम्म, बाथ लिया तो उसका मतलब क्या है कि अब उस जगह ऑक्सीजन चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ। तो वो ऑक्सीजन सी तुम्हारे वाला होगा लैक्टिक ये। एसिड के साथ क्या करेगा? It breaks down into carbon dioxide and water. हाँ, वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। छोड़ देगा उसमें, कह रहेगा जाओ यहाँ से अब। ठीक है, ये चीज है। समझ में आ गया? तब तुम्हारा लैक्टिक एसिड चला जाएगा, तब जाके तुमको अच्छा महसूस होता है। चलो आप इसका आंसर बताओ। The process of getting relief from cramps is ultimately due to the breakdown of lactic acid into which substance? Oxygen and blood, carbon dioxide and water, carbon dioxide and oxygen, blood and energy. The process of getting relief ultimately due to the lactic acid in which देखो, substance? हमें रिलीफ मिलता है क्रैम्प से जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है तो ब्रेक डाउन, क्योंकि लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया। तो जब वो ऑक्सीजन में उसको मिल गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? किस चीज में ब्रेक डाउन हो It जाता है? is कार्बन डाइऑक्साइड। कार्तिक तुम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अबे गधो साले, अभी ऊपर ही वाला है क्वेश्चन है 200, बस के ox लैंग्वेज चेंज कर दी तो क्वेश्चन गया दिमाग से, है ना? तो सी वाला हाँ, सी वाला तो कार्बन नहीं। डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट कर देगा उसको? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर, समझ में आ गया? ये चीज है ना, ये चीज है। तो देखो अभी चौथ कार्तिकेय ने बी वाला बोला। नहीं, सी बोला था पहले उसने, तभी तो मैंने दोनों गधो बोला था। फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसी वजह से पता है मैं जानबूझ के एक से ज्यादा बार क्वेश्चन देता हूँ कि तुम लोग को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में दे दूं, क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन में आ गया ना तो तुम बोलोगे यार भैया पढ़ाया वो तो आया नहीं। ये चीज है। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर आपका प्लांट में हो रहा है तो आपका एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड प्रोडक्ट में। और अगर आपका एनिमल मसल्स में हो रहा है तो आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, ये चीज बनेगा। लेकिन एक चीज सिमिलरिटी जरूर होगी एरोबिक और एनारोबिक में, कि दोनों ही चीज में आपका जब भी फूड जैसे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होकर फिर आपका जब कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी तो बिल्कुल प्रोड्यूस करने वाला है। तो इस केस में अगर मैं एरोबिक और एनारोबिक को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं बोलूंगा एरोबिक आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन दे रहा है, एनारोबिक आपका बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दे रहा है। एरोबिक में आपका कंप्लीट डाइजेशन मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, मतलब कि वो सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, हाई एनर्जी मिल रही है, कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी मिल रही है। और एनारोबिक में आपका जो फूड ब्रेकडाउन हो रहा है वो पार्शियल हो रहा है, कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो आपको एनर्जी भी मिल रही है वो थोड़ी सी कम मिल पा रही है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और आपके एनारोबिक में जो आपके एंड प्रोडक्ट्स है वो इस चीज़ पर डिफाइन करते हैं कि आपका प्लांट है कि वो एनिमल है। अगर प्लांट है तो वो एथेनॉल होगा, और अगर वो एनिमल है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, बताओ मुझे इसका जरा आंसर। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide water energy take place in cytoplasm. साइटोप्लाज्म। दोनों के दोनों गधे हो। पायरुवेट जब नहीं, ब्रेक डाउन होगा तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया वो होगा। कहाँ होगा? हाँ, हम्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ना। क्वेश्चन में देखो तुम्हारा ये हाँ। कहीं भी नहीं बोला कि एनारोबिक है या एरोबिक है। याद रख लो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में एरोबिक और एनारोबिक नहीं आ रहा तो तुम हमेशा मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ही लगाने की कोशिश करना। समझ में आ गया? ये चीज है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। ठीक है, बाकी अभी तुम ओके। उतना ना है ना, ये चीज हो गया। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What are the end product of anaerobic respiration in a plant like yeast? हम्म Ethanol and carbon dioxide वेरी गुड, चलो आ जाओ, अब इसका और आंसर बताओ। और क्या बे गधे, यही है बस। What are, हाँ, पढ़ो। what are अभी the वाटर। end product of anaerobic respiration in animal muscle tissue? Lactic acid. लैक्टिक नहीं, एसिड है ना, एक वेरी सेकंड। हाँ, गुड, सही है। हाँ। झड़ा के मारूंगा। What is the key similarity between anaerobic respiration and aerobic respiration? In both cases, energy is produced by the breakdown of glucose. How are you? वेरी गुड, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ।
Which of the following is the difference between aerobic and anaerobic respiration? Aerobic respiration produces less energy, while respiration produces a lot. Aerobic respiration takes place without oxygen, while anaerobic respiration results in a partial breakdown. Food aerobic respiration ends product are carbon dioxide and water, while anaerobic respiration products ethanol. Yes, C D वाला डी वाला, हाँ last. वेरी गुड, हाँ लास्ट वाला। चलो आप इसका आंसर बताओ। ये तुम According to रेस्पिरेशन this, ब्रेकडाउन ऑफ, हाँ, वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव where कार्बन does the डाइऑक्साइड वाटर? breakdown of वो सेम ही क्वेश्चन है। ये हाँ वे हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये चीज है। तो आओ चलो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जाना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मेन रहेगा, क्योंकि बाद में एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, सबसे पहला है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज देयर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये चीज हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हारा आराम से मतलब 3 मार्क्स का, इससे ज्यादा मार्क्स का नहीं है। तो इसमें तुम लोग प्रॉपरली बताओगे है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज देयर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया, एंड प्रोडक्ट्स हो गया। इसमें बस केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन को बताना है और उसके एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है जो बनते हैं। तो ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। तो तुम लोग को सोचना है कि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का है तो कितना कंटेंट लिखना है, 3 मार्क्स का है तो कितना कंटेंट लिखना है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन द एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द एनर्जी, एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन द amount of energy, the amount of energy, differentiate between the amount of energy in aerobic and anaerobic। ठीक है, एन एरोबिक ये हो गया। ठीक है, एंड वाई इट इज सो, तो तुम इसमें बताओगे क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है ना, लेस प्रेजेंस, एंड वाई इट इज सो। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, केमिकल केमिकल इक्वेशन के साथ, तो उसमें दोनों की केमिकल इक्वेशन लिखोगे, राइट बोथ केमिकल इक्वेशन, है ना, बोथ केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया आराम से 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द, एक सेकंड में जरा मैं इसको पीछे कर लूँ फिर आगे ठीक है, हाँ, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ anaerobic respiration of different living organism। तो इसमें मतलब प्लांट का अलग बताना है और एनिमल का अलग बताना है। ठीक है, ये चीज हो गया, तुमको उसको डिफाइन करना है उसके साथ। तो ये मान लो कि तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हॉट बाथ गिव्स रिलीफ ड्यूरिंग पेन, हाउ एंड हाउ कैसे करते हैं। ठीक है, एंड वाई वाई पेन, हॉट बाथ गिव रिलीफ ड्यूरिंग पेन ऑफ क्रैम्प्स, नहीं ड्यूरिंग क्रैम्प्स। ठीक है, क्रैम्प्स लिख दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पेन पेन की जगह क्रैम्प ज़्यादा वर्ड अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्रैम्प्स हो गया। ठीक है, हाउ एंड वाई इट अकर्स। ठीक है, इट अकर्स, ये हो गया क्वेश्चन, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 5 क्वेश्चंस में अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो एकदम सिंपल सा वर्ड समझाना है, ये चीज़ है। और जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है,
उस दूसरे क्वेश्चन में तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है और बस उसकी केवल एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। उसमें कहीं भी तुम्हारा केमिकल इक्वेशंस के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर मान लो कि तुम इसको बड़े आसानी से 3 मिनट में अगर कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो फिर तुम्हारा मतलब 2 मिनट में कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास अगर 1 मिनट है तो तुम उसका वो भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग को ऐसे ही मजबूत करना है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें तुमको डिफरेंशिएट बताना है एनर्जी का, तुम्हारा एक एरोबिक और एनारोबिक में, तो वो उसको दोनों की केमिकल इक्वेशन लिखोगे। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको इतना ज़्यादा नहीं पूछा है कि तुम उस पर भी इक्वेशन लिखो, ये चीज़ है ना। और ये ऐसा क्यों होता है ये बताना है, इसमें तुमको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया जो फूड का डाइजेशन इसमें कंप्लीट हो रहा था इसमें नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें पास ऑक्सीजन मिल पा रहा था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा था सही से, ये चीज़ हो गया। जो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो तुम्हारा ये बता रहा है कि मेरे को बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है अगर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाएगी। तो प्लांट में लैक्टिक एसिड्स का बताओगे, है ना, सॉरी प्लांट में तुम एथेनॉल का बताओगे, उसमें लैक्टिक एसिड का बताओगे, दोनों की केमिकल इक्वेशन लिख दोगे तो ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, है ना। और फर्मेंटेशंस के बारे में बता दोगे, है ना, ये चीज़ों के इसमें कन्वर्ट कर दोगे। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि उसमें ये पूछा है कि हमें हॉट बाथ रिलीफ देता है क्रैम्प्स के समय, तो हाई हाउ एंड व्हाई इट इज अकर, है ना, कि मतलब क्रैम्प्स कैसे, हाउ हाउ एंड व्हाई, ये तो दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएगा ना, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, हाउ एंड व्हाई इट अकर, ठीक है। हाँ, ये क्यों अकर होता है और कैसे अकर होता है, तो सीधी बात है बता देना कि बेसिकली जब आपका एक्यूमुलेशन ऑफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आपके क्रैम्प्स आने के, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है। और जब मतलब क्या कहते हैं रिलीफ पेन वो रिलीफ देता है, तो बेसिकली उसमें जो आपकी नसें होती हैं प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, तो ये चीज़ है। अब मुझे बताओ इन टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। पक्का?